पॉडकास्ट करते करते आप सोशल मुद्दे कैसे उठाने लगे? आप शुरू से सोशल मुद्दे उठाते? मुझे कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना। कीबोर्ड वॉरियर का मतलब क्या होता था कि 2020-21 के बाद एक ट्रेंड आया था, 19 के बाद, जहाँ पर लोग बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स में लड़ते थे, ट्विटर के ऊपर लड़ते थे, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके लड़ते थे। तो लोग बोलते हैं कि रोहित कटवाल है जो बीजेपी का हिडन बंदा है। मुझे फ़ोन आया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बोलते वहाँ पर ना मीट बनता है, कुछ कीजिए। मैंने कहा कुछ क्या कीजिए, बताओ क्या करना है। बोलते नहीं, वहाँ पे जाके ना 4-5 बंदों को इकट्ठा करके उनको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा आप कब आ रहे हो? आ जाओ, आगे हो जाओ, मैं साथ में चलता हूँ। मैंने कहा बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप वहाँ से बैठ के मुझे फ़ोन करोगे और बोलोगे रोहित जा के वहाँ पे उसको उठवा दे। मैंने कहा मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें तो मेरे कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलानी है कि अपना कैडर बना दिया, वहाँ से खुद पॉलिटिक्स करते रहो, खुद बोलो कि हमने हार्म्स वे में नहीं डलना कि FIR ना हो जाए कहीं पे और काम भी हो जाए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कभी टिकट वगैरह के लिए किसी ने अप्रोच नहीं किया? बात होती है, अच्छे टर्म्स पे हैं, हालचाल पूछते हैं, इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अभी आपके साथ ऐसा क्या हो गया था कि 50 दिन तक आपको अंडरग्राउंड रहना पड़ा था? बहुत से लोग मुझे बहुत देर से कह रहे थे कि रोहित मत बोल, तेरे ऊपर अटैक होगा, तेरे को मारने की कोशिश की जाएगी। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन। मुझे मारने की कोशिश की गई, हमारी रेकी की गई और फिर मौके के ऊपर वहाँ पर जो व्यक्ति पहुँचा और मैंने अपनी गाड़ी पहले आगे कर ली, अभी आगे की है, पीछे से साले मेरे को फायर सुनाई दी। फिर मैंने गाड़ी की स्पीड अभी बढ़ानी थी, पीछे से थार दनी आके मेरे ऊपर थार बजी। फायर भी हुआ आपके ऊपर? फायर हुए, मैंने आवाज़ सुनी, कम से कम 3 शॉट्स फायर हुए। SP ऑफिस जब गए वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिली? SP सर नहीं मिले आपसे? कोई हेल्प नहीं मिली। जैसे बाहर निकला मुझे धर्मपुर वालों का फ़ोन आ गया, बोलते पाजी ये तो दीपक पाजी के ऊपर चिट्टे का केस पाण लगे हुए हैं। मैं फ़ोन सुन के इमीडिएटली दोबारा अंदर घुस गया SP ऑफिस में और SP साहब वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं दोनों के ऊपर पर्चे डालो। अगर जज्बा हो कुछ करने का तो सरकारें भी झुकती हैं और सरकारें भी सुनती हैं। कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल हमारे उन्ना के एक एक्टिविस्ट ने सेट की है, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं, सोशल मीडिया से हम समाज में बदलाव भी लेके आ सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित कटवाल की। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे वो गेस्ट है और आज हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस अभी तक फेस किए हैं और सिस्टम में चेंज लाना कितना डिफ़िकल्ट है। तो रोहित जी वेलकम। थैंक यू। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रोहित कौन है। आज तक रोहित के उन्होंने सिर्फ रोहित को लोगों के बारे में बोलते देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर कोई मुद्दा उठाते देखा होगा, बट एक्चुअल में रोहित का बैकग्राउंड है क्या? अभिषेक, अगर मेरी प्रोफाइल की बात करोगे तो मैं BTech इंजीनियर हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस की हुई है। उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस में की हुई है। मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर मैं कोई 16-17 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैंने बुक्स राइट की हुई है। एक आम इंसान की तरह जब हम लोग अपनी लाइफ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अपनी एक अर्ली स्टेजेस में से बाहर निकलते हैं, जो कॉलेज की लाइफ होती है, हम सीरियस होते हैं, हमें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है। उन फेजेस से मैं भी निकला हूँ और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे एक ओपिनियंस बने हैं। उन ओपिनियंस ने मुझे शेप किया है, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जनरल लाइफ के रिगार्डिंग हो। एंड उसी के साथ करते करते मेरे दिमाग में एक बात आई डैट पर्सनली हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, MBA कर चुके हैं, अब मैंने लॉ भी कंप्लीट कर ली हुई है, बट हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। एंड दैट इज़ व्हेन मैंने इन सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करनी स्टार्ट की। और मैं एक डिस्टिंक्शन बड़ी स्टार्टिंग से रखना चाहता था कि मुझे कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना। कीबोर्ड वॉरियर का मतलब क्या होता था कि 2020-21 के बाद एक ट्रेंड आया था, 19 के बाद, जहाँ पर लोग बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स में लड़ते थे, ट्विटर के ऊपर लड़ते थे, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके लड़ते थे। कीबोर्ड के ऊपर बैठ के किसी को गाली देना बहुत ईजी है। एक डिस्टेंट सिटी के अंदर बैठ के एक प्राइम मिनिस्टर को गाली देना बहुत ईजी है। किसी चीफ मिनिस्टर को कुछ बोलना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको अगर कुछ बदलाव लेके आना है तो जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड दैट यू आर आस्किंग। पॉडकास्ट करते करते आप सोशल मुद्दे कैसे उठाने लगे? आप शुरू से सोशल मुद्दे उठाते? बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने जो सोशल मुद्दे हैं वो अभी उठाने शुरू किए हैं, वो गलत है। लोग मुझे पॉडकास्ट के थ्रू जानते ज़रूर हैं, उन्होंने मुझे फॉलो ज़रूर किया है, बट उससे पहले इन सामाजिक मुद्दों के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ चुका था।
2021-22 के अंदर एक इशू उठा था उन्ना के अंदर, आपको याद होगा। एक डॉक्टर थे जिन्होंने भगवान शिव के ऊपर बहुत गलत टिप्पणियाँ की थी। उन गलत टिप्पणियों को करने के बाद उन्ना में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी। उन प्रोटेस्ट्स के अंदर हम एक्टिवली इन्वॉल्व थे। हाई कोर्ट में गया था, वहाँ पर मैंने वो बेल पिटीशंस देखी थी जो उस डॉक्टर की लगी थी। ऑपोजिट साइड से जो वहाँ पे एडवोकेट्स के साथ पैचअप कर रहा था वो मैं था। बस उस टाइम पे हम लोग आगे नहीं आ रहे थे। उसके बाद पालमपुर के अंदर एक गांव है बरवाना के आसपास, अब मेरे को नाम भूल गया हुआ उसका। वहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्जन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी और मैंने उसके ऊपर भी बहुत फाइट की थी। पर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था, ना प्रशासन, ना पुलिस डिपार्टमेंट, ना वहाँ के लोकल लोग। एक मैरिज पैलेस को हायर किया जाता था और वहाँ पे अपनी रिलीजियस गैदरिंग के बहाने फेक हीलिंग्स का प्रोग्राम किया जाता था और लोगों को इंड्यूस किया जाता था कन्वर्ट करने के लिए। उस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत लड़ाई की है। सो लोगों को लगता है कि मैंने अब एकदम से सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया है, ऐसा नहीं है। वो लोग मेरे को जानते नहीं हैं। बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे जब समझ में आया मैंने उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया और मैं फिर उठाता चला गया। अभी रोहित कटवाल का नाम ही क्यों इतना हाईलाइट हुआ? जैसे आपने बोला कि मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, उस टाइम पे ना तो कभी हमने आपका किसी लोकल न्यूज़ चैनल पे आपकी कोई इंटरव्यू सुनी, ना ही कभी हमने पेपर मीडिया में आपका कोई नाम सुना। तो अभी थोड़े टाइम पहले से क्यों ये हाईलाइट होना शुरू हो गया? जब से आपने खुद का प्लेटफॉर्म बनाया, जब से आपने वी आर हिमाचल स्टार्ट किया, तो उसके बाद से एकदम से आप लाइमलाइट में कैसे आ गए? ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं लाइमलाइट में नहीं आया था। जब ये मुद्दा उठा था जहाँ पर भगवान शिव के ऊपर टिप्पणी की गई थी, उस टाइम पे मैं आपको कुछ न्यूज़ कटिंग्स दूंगा। उन न्यूज़ कटिंग्स के अंदर मैं भी था जिसने प्रेस स्टेटमेंट जाके दी थी और लोगों के साथ उसको फ्रंट से लीड किया था। बट इन सारी चीज़ों के अंदर एक मेरी लर्निंग कर्व रही थी। लोग मुद्दे उठाते हैं अपने मतलब के लिए उठाते हैं, अपनी कन्वीनियंस पे उठाते हैं। मैंने नोट किया किसी को कोई मतलब नहीं है कि सनातन धर्म के लिए वो लोग कोई मुद्दा उठा रहे हैं, किसी मंदिर के लिए कोई वो मुद्दा उठा रहे हैं। अगर उनको सूट करेगा वो मुद्दा उठाएंगे, अगर उनको सूट नहीं करेगा वो मुद्दा नहीं उठाएंगे और एक बड़े छोटे से दायरे के अंदर सिमट के रह जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब डॉक्टर वाला ये मुद्दा हुआ, मैं रक्कड़ में था, मैं एसपी ऑफिस गया। वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर उस टाइम पे एसपी होते थे अरिजीत सेन। बहुत से हिंदू ग्रुप्स आए थे, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। मैंने अलग से क्वेश्चंस पूछ लिए उनसे कि सर जो डॉक्टर है आप उसको कब अरेस्ट कर रहे हो। उसके बाद जब मैं पालमपुर वाले मुद्दे पे गया तो कहने को हमारे यहाँ पे संगठन बहुत बड़े बड़े बने हुए थे, बड़े बड़े नाम रखे हुए थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। पर जब मैंने उनको बोला कि चलो पालमपुर में अगर हमारे पास एक मुद्दा आया है जहाँ पर कन्वर्जन एक्टिविटीज़ हो रही है, हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं और इस मुद्दे को उठाते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, हमने क्या लेना है, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। और मेरा काम करने का स्टाइल ऐसा था कि अगर आप किसी मुद्दे को उठा रहे हो और वो सीरियसली में एक इशू है, सनातन धर्म का है, उसको उठाओ। फिर ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा उसके अंदर और कहाँ तक चलना पड़ेगा। जहाँ तक चलना पड़ेगा चलेंगे। एक पर्टिकुलर गांव के अंदर हम लोग धर्म सांसद कराना चाहते थे। जहाँ पे वो धर्म सांसद कराना चाहते थे, हमारे मेंबर्स के गांव से 5 किलोमीटर दूर था या 10 किलोमीटर दूर था। इतनी दूर कैसे कराएंगे? तब मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब आप ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करना शुरू करते हो, लोग आपका साथ नहीं देते। अगर आपको ऐसे मुद्दों को उठाना है तब उठाओ। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको लेके एंड तक चल सकोगे, जहाँ पर आपके साथ का एक एक बंदा भी अगर आपके पीछे हट गया और फिर भी आप हिम्मत रखते हो कि उस मुद्दे को एंड तक लेके जाना है, तब उठाना है, अदरवाइज नहीं उठाना। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मी। जब मैंने पीर निगाह का मुद्दा उठाना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा यूथ था जिसने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे उन लोगों के दिमाग में भी थे और वो उनके साथ रेजोनेट किए। मैंने इशू हाईलाइट किया, कंप्लेंट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा रेज़ किया। जो पीर निगाह वाले थे वो मेरे साथ बात करने को तैयार भी हो गए कि आप बताओ क्या क्या चेंजेस वहाँ पे करने चाहिए। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतनी सी चेंज कर दो कि जो हमारे भगवान बजरंगबली हैं और भगवान भैरव हैं उनको माता दुर्गा का आप द्वारपाल बनाओ और उसके लिए मूर्ति प्रतिष्ठित करो। जब ये टॉक्स उनके साथ करनी थी ना, मैं टॉक्स अकेला नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैंने इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब हमारे जो हिंदू ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर आएँ और बात करें।
मैंने सबको फ़ोन किया, मैंने कहा आओ। वो लोग बात करने को तैयार है, सारे बात करने को रेडी हो गए, बिकॉज अब लाइमलाइट की बात थी। हाँ, अब सारे टेबल पे आ रहे हैं बात करने के लिए, प्रधान तो हम भी बन जाएंगे। पर मैंने उन सारों से एक बात पूछ ली, मैंने कहा हम बात तो करने लगे हुए हैं, पर अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, अगर ये लोग नहीं माने कि हमने माता दुर्गा के आगे भगवान भैरव और भगवान हनुमान को प्रतिष्ठित करना है, फिर क्या करेंगे? बोलते नहीं बात ही कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा अगर नहीं माने मैं इस मंदिर को गवर्नमेंट के अंडर करवा दूंगा, आई विल गो टू द हाई कोर्ट और मैं पिटीशन लगा दूंगा। जैसे ही मैंने ये बात बोली, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे कर देंगे, वो तो सारे हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा हो जाए फिर, हमारे हिंदू धर्म का मंदिर है, हम लोग ही वहाँ पे अपमान कर रहे हैं, हमारे ही लोग उस अपमान को बंद नहीं कर रहे, और आप कह रहे हो कि वो अपमान होने दो बिकॉज लोग बुरा मान जाएंगे। आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट थिंग। और वो लोग सारे के सारे मेरा साथ छोड़ गए। एंड इसी बात को मैं बार बार कहता हूँ, मुद्दा तब उठाना है अगर आप अकेले भी रह गए और तब भी उसके ऊपर अकेले चलने की हिम्मत रखते हो। और मेरे साथ हर जगह पे यही हुआ है। मुझे लगता है कि कोई इशू ठीक है, उसको उठाना चाहिए, मैं उठाता हूँ, और कई बारी मैं एंड में जाके अकेला रह जाता हूँ। जैसे आपने बोला कि मैं एंड में अकेला रह जाता हूँ, क्योंकि आप वी आर हिमाचल चला रहे हो, आप खुद का प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आप उसको आगे लेके जा रहे हो। अगर आप इसके अलावा कोई बजरंग दल या फिर शिवसेना के सपोर्ट लेते, आप उनको ज्वाइन करते, उसके थ्रू आप आवाज़ उठाते, तो आपको एक ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिलती, एक हिंदू इमोशंस भी आपके साथ जुड़ता, तो क्या इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जल्दी एक्शन हो सकता था? लुक, ये जो ग्रुप्स हैं इनका एक अपना यूज़ है, इनका अपना एक वर्क करने का तरीका है, इनकी कहीं ना कहीं पे कुछ पावर्स हैं, इनकी कहीं ना कहीं पे कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरे केस में जिस तरीके से मेरा काम करने का स्टाइल है, मुझे लगता है कि मैं अगर इन ग्रुप्स में जुड़ता तो मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता, बहुत ज़्यादा मैं बंध जाता। बिकॉज अब गौ रक्षा का काम है, बजरंग दल वाले करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो वो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। जब अयोध्या में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम्स किए थे। अब वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। धर्म जागरण मंच है वो कुछ और कर सकता है, हिंदू जागरण मंच है वो कुछ और कर सकता है। बट अल्टीमेटली मेरा कहीं ना कहीं पे मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस टॉप के एजेंडे से नीचे चलती हैं, नीचे के एजेंडे से ऊपर नहीं चलती। कहने का मतलब है, अगर मैं कल को इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि इस एरिया में एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे उठाना है, वो सारा कैडर मेरी हेल्प तब करेगा अगर उनको टॉप से हाँ आ जाएगी कि करो। अगर मैं चाहता हूँ उठाना है और मेरा मुद्दा वो बिल्कुल जेन्युइन है, मुझे कोई उठाने नहीं देगा। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने इन ग्रुप्स को कभी ज्वाइन नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि ये ग्रुप्स काम नहीं करते, मैं कह रहा हूँ इनकी जो अप्रोच है अगर ऊपर से आएगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं 100% डेडिकेशन वाला बंदा हूँ, मेरे लिए पार्ट टाइम नहीं चल रहा कुछ भी। कई जगह पे ये चीज़ें पार्ट टाइम चल रही होती हैं, लोग अपना 80% काम दिन में कर रहे होते हैं और 20% टाइम जब उनको टाइम पास करने का मूड होता है तो कहते हैं चलो अब एक्टिविज़म कर लेते हैं। वो चीज़ मेरे से नहीं होती। मेरा दिमाग हर वक्त उन चीज़ों को सोचता है जिस मुद्दे को मैं उठा देता हूँ। ऐसे में एक मुद्दा सामने आया और आपको आ गया नहीं ये अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, देन फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खिंच चढ़ती है, इसीलिए मैं घुसता नहीं हूँ। दूसरा, कई जगह पे इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं। उनको चाहिए दूसरे बंदे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक कैसे चलानी है, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अगर आपने धर्म का काम करना है, आपने सोसाइटी का काम करना है तो आपको आगे भी आना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पुलिस लाइन्स के पास कभी पहले एक ढाबा होता था, उस ढाबे के ऊपर चिकन बनता होता था और वहाँ पे साथ में मंदिर था, ठीक है। मुझे फ़ोन आया किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बोलते वहाँ पर ना मीट बनता है, कुछ कीजिए। मैंने कहा कुछ क्या कीजिए, बताओ क्या करना है। बोलते नहीं वहाँ पे जाके ना 4-5 बंदों को इकट्ठा करके उनको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा आप कब आ रहे हो, आ जाओ आगे हो जाओ, मैं साथ में चलता हूँ। मैंने कहा बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप वहाँ से बैठ के मुझे फ़ोन करोगे और बोलोगे रोहित जा के वहाँ पे उसको उठवा दे, मैंने कहा मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें तो मेरे कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलानी है। कि अपना कैडर बना दिया, वहाँ से खुद पॉलिटिक्स करते रहो, खुद बोलो कि हमने हार्म्स वे में नहीं डलना कि FIR ना हो जाए कहीं पे और काम भी हो जाए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ काम कर रही है
उसके पास पावर है कि वो वकील भी हायर कर सकती है और काम करवा सकती है, पर कोई 10 रुपये नहीं खर्चना चाहता। ऐसी जगह पे आप क्या करोगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इसलिए मैंने कभी किसी को ज्वाइन नहीं किया। काम मैं भी वही कर रहा हूँ जो ये लोग करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं कोई मुद्दा उठाऊँ तो मेरे ऊपर कल को कोई आके ये ना बोल दे कि यार तूने गलत मुद्दा उठाया हुआ है, मत उठा, अब बैठ जा। अब लोग आपके बारे में ये भी बहुत कुछ बोलते हैं, अब आप खुद ही क्लियर कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि रोहित कटवाला जो बीजेपी का हिडन बंदा है, वो कांग्रेस के बारे में जो मुद्दे हैं वो ही उठाता है। कभी आज तक रोहित कटवाल बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोला। मैंने सबसे पहला इशू कौन सा उठाया था? आपने उठाया था जो मेरे नॉलेज में पीर निगाह का। पीर निगाह का? पीर निगाह उन्ना में है। उन्ना में इस टाइम पे एमएलए कौन है? सत्ती जी, बीजेपी। कौन सी पार्टी के हैं वो? बीजेपी के। इसका मतलब पीर निगाह की जो टेम्पल कमेटी थी वो एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी है। तो मैंने बट वो तो अलग मुद्दा आ गया ना, वो तो मंदिर का रिलेटेड आ गया। अब जैसे आप माइनिंग के खिलाफ बोल रहे हो, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो आप। माइनिंग से पहले मैंने बलरक पार्क के बारे में बोला था। बलरक पार्क जो है वो नरेंद्र मोदी जी का और जयराम जी का पेट प्रोजेक्ट था, उसके बारे में सबसे ज़्यादा मैंने बोला है। 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जब मैं ये तो आज कांग्रेस ने उसके ऊपर लीड ले ली हुई है और इनके बीच में होड़ चली हुई है कि हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं, पर मैंने उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी बोला है। आपने माइनिंग की बात की, जब मैं हरोली के अंदर माइनिंग की बात करता हूँ, मैं बीजेपी के बारे में कैसे बोलूँ आप मुझे ये बताओ। बीजेपी वहाँ पे कभी पावर में आई नहीं पिछले 25 साल में। जो पार्टी वहाँ पर पावर में नहीं है उसको मैं ब्लेम कैसे करूँ? देखो, एक जो एमएलए होता है, अगर उसी की पार्टी स्टेट के अंदर पावर में है, चीफ मिनिस्टर है, उस एमएलए के पास 100% पावर होती है। अगर गवर्नमेंट ऑपोजिशन की है, लाइक स्टेट के अंदर बीजेपी है और विधायक जो है वो कांग्रेस का है, देन ऑल्सो उस एमएलए के पास 50% पावर होती है। उसके काम उतने ज़्यादा नहीं होते, पर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो चलती उसी की है। हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 5 टर्म से एक ही एमएलए है, तो मैं बीजेपी को कैसे बोल दूं यार कि तुम्हारी गलती से? हाउ कैन आई से दैट थिंग? अब उन्ना में बहुत सारे मुद्दे हैं, बट हरोली में आप क्यों इतने एक्टिव हो? मैं कहाँ जाऊँ? सबसे पहले बंदा कहाँ पे देखता है? मैं पालमपुर गया, मेरा वहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या आया? पालमपुर जब मैं जाता था मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, मेरा एक बारी जाने का खर्चा वहाँ पे 4000 होता था। मेरे को पेट्रोल लगाना है, डीजल लगाना है, अपनी गाड़ी में जाना है, वहाँ पे अपना एक दिन ख़राब करके आना है, और आउटपुट क्या निकल रही थी? दूसरा था मैं कि कीबोर्ड के ऊपर बैठ जाता और बैठ के वहाँ पे मंत्रियों को गालियाँ दे रहा होता। मैंने अपना घर चुना। लोगों को लगता है कि हरोली में मेरा घर नहीं है, बढ़ेड़ा में मेरा घर है, मेरा फार्म हाउस है वहाँ पे। 1990 के बाद सन 2002 तक मैं वहाँ पे रहा हुआ हूँ, हमारी ज़मीनें हैं वहाँ पे। हमने आज घर अपना ज़रूर बाहर बनाया हुआ है, बट आज भी मैं वहाँ पे जाता हूँ, मेरे को उस टाइम के सारे लोग जानते हैं, मेरे निकनेम से जानते हैं। मैंने सबसे पहले अपना घर चुना, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पहले अपना घर तो ठीक कर लूँ, उसके बाद बाहर निकलूँगा। और मैं बाहर निकला भी था। कुटलहड़ के अंदर एक इशू हुआ था डॉक्टर्स का, जहाँ पे ब्रांडेड मेडिसिन बहुत महंगी बंगाणा हॉस्पिटल से दी जा रही थी। वो हरोली में था क्या? अंब के अंदर माइनिंग का इशू हुआ था, वो हरोली में था क्या? देरा गोपीपुर के अंदर लक्ष्मी नारायण चनौर जी का मंदिर है, वहाँ का जो महंत है उसने अश्लील हरकतें की थी धूणे के ऊपर, वो हरोली में है क्या? उसके बाद सिकरांदा परो का माइनिंग है, वो कांगड़ा में हो रही है, वो हरोली में नहीं है। फिर वहाँ के लोगों ने आप तक अप्रोच की होगी, तब आपने वो उठाया, या फिर खुद आपकी नज़र नहीं, मेरे पास लोगों ने अप्रोच किया उस चीज़ के लिए। मुझे फ़ोन आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर नॉट फंडेड बाय एनीवन, आपको एक कंस्ट्रेंट हो जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। ऐसे में मैंने अपनी रिहायशी वाला इलाका पकड़ा हुआ है कि पहले मैं अपना घर तो ठीक कर लूँ यार। जब अपना घर थोड़ा सा ठीक करने की सिचुएशन में आ जाऊँगा, उसके बाद बाहर भी मूव करूँगा। इसके अलावा आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आप तक कोई लिंक नहीं आप तक कनेक्ट किया कि चलो किसी ओपोजिशन, क्या आप भी एक ओपोजिशन का ही रोल निभा रहे हो इस टाइम पे? ओपोजिशन हुई मैं हूँ हरोली पे, और है कौन ओपोजिशन इस टाइम पे? दूसरी किसी पार्टी ने, किसी नेताजी ने, किसी ने आपके तक कांटेक्ट किया? मेरी बात सबके साथ होती है, ओके। पर मेरा एक रूल है, मैं
जिनसे मेरी बात होती है, मैं कभी भी उनसे हेल्प लेने के लिए फ़ोन नहीं करता। मेरे को लगता है कि मेरी उनसे बात होती है, मेरी उनसे रिलेशंस अच्छे हैं, डैट डजेंट गिव मी राइट कि मैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए फ़ोन करूँ, उनसे हेल्प लेने के लिए फ़ोन करूँ, उनसे फेवर्स लूँ। बात होती है, अच्छे टर्म्स पे हैं, हालचाल पूछते हैं, इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, बट कभी उनसे हेल्प नहीं मांगता मैं। बिकॉज मैंने आपको बताया ना, मेरी अप्रोच बहुत सिंपल है। मैं मुद्दा तब उठाता हूँ अगर उस मुद्दे को एंड तक लेके जाने की मेरी अकेले की कैपेबिलिटी है। जहाँ पर मैं कहता हूँ कि अब अगर मैं फंस गया ना, मैं तब भी अकेला चलूँगा, मैं तब उठाता हूँ, पर मेरी बात सबसे होती है। कभी टिकट वगैरह के लिए किसी ने अप्रोच नहीं किया? यार बहुत दूर की बातें हैं। हाँ। ये बहुत दूर की बातें हैं, बहुत दूर की, बहुत बात की बातें हैं। लोग बोलते हैं वो बातें, मैं नहीं बोलता। ओके। अभी आपके साथ ऐसा क्या हो गया था कि 50 दिन तक आपने खुद ही रील्स डाली, आप इनएक्टिव हो गए थे सोशल मीडिया के ऊपर, कि 50 दिन तक आपको अंडरग्राउंड रहना पड़ा था? जिस तरीके की इश्यूज हमने हरोली में उठाए थे, उससे देखो, हरोली के अंदर इस टाइम पे जो मेरा मानना है, माफिया राज चल रहा है, ठीक है। एंड जितने भी मैंने इश्यूज उठाए हैं, उनका सारों की तार हमेशा एक ही जगह पे जाती है। सो ये एक पर्टिकुलर लॉबी है जो मेरे से बहुत ज़्यादा रैटल्ड थी। बहुत से लोग मुझे बहुत देर से कह रहे थे कि रोहित मत बोल, तेरे ऊपर अटैक होगा, तेरे को मारने की कोशिश की जाएगी। सो डैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। उस कोशिश के बाद हम लोग किसी तरीके से बच भी गए थे। हमारे साथी थे, वो फंस गए थे वहाँ पे। हमें एक्सपेक्टेड था कि पुलिस हमारी हेल्प करेगी, बट पुलिस ने हमारी ही विचरण स्टार्ट कर दी। जो ऑपोजिट पार्टी थी, जिसका बहुत विजिबल था कि जो कार से टक्कर मार रहा है, जिसका बहुत विजिबल था जो कह रहा था कि मेरे हाथ में दाटियाँ बजी हुई हैं, दाटियाँ बजी होने के बावजूद वो एक बंदे को पीट रहा है। दाटियाँ बजी होने के बावजूद वो कार के अंदर चेस करके मेरी कार को टक्कर मार रहा है। उसके साथ ही मुझे गाड़ी पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर पुलिस को एक्ट नहीं कर रही थी, और पुलिस का सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर था कि ये बंदा जो आवाज़ उठा रहा है, अब हमने इसको घेरना है। तो अपना लीगल रिकोर्स करने के लिए मुझे थोड़ा सा साइड पे हटना पड़ा। आपके साथ उस दिन एक्चुअल हुआ क्या था? कि आप किसी काम से वहाँ पे गए थे, या फिर आपको प्लानिंग के साथ वहाँ पे बुलाया गया था, जो इतना बड़ा अटैक हुआ था आपके ऊपर? और ऐसी क्या बात थी कि इनको इतनी हर्ट कर गई कि ये लोग आपको मारने तक चले गए? आपको हिट किया पीछे से, आपने वीडियोस वो पब्लिक की, सब कुछ किया आपने, ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये एक प्री प्लान्ड अटैक था जो मेरे ऊपर इन लोगों ने करना था। बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने ड्रोन चलाया या कुछ भी किया, उसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक हुआ। हमारे ऊपर अटैक करने की वजह ये नहीं थी। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ इसके अंदर। मेरी स्टोन क्रशर एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर मैंने स्टोन क्रशर एसोसिएशन को 1-1.5 महीने का टाइम दिया था कि इस 1-1.5 महीने के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लो। लोगों को डस्ट से प्रॉब्लम हो रही है, डस्ट सप्रेशन लगा लो। फ्लड्स आ रहे हैं, आप बैम्बू ट्री लगाने शुरू कर दो। जानवरों को पानी पीने के लिए आप व्यवस्था कर दो। और ऐसी 12 कंडीशंस थी जो मैंने उनके साथ रखी थी। ये मेरी पर्सनल डिमांड्स नहीं थी, लोगों की डिमांड थी। मैंने कहा लोगों की प्रॉब्लम दूर हो गई, मेरी प्रॉब्लम दूर होगी, मेरे को आपके बारे में बोलना ही नहीं पड़ेगा। एंड दे अग्रीड। बट ये सारा का सारा फ्रंट था बात करने का। असल रीज़न क्या था कि कई क्रशर ऐसे थे जिनकी माइनिंग लीज जो है वो एक्सपायर हो रही थी। माइनिंग लीज का मतलब क्या होता है कि इनको एक ज़मीन लीज पे मिलती है जिसके ऊपर ये माइनिंग कर सकते हैं। उसकी एक ड्यूरेशन होती है 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की। कई माइनिंग लीज थी वो एक्सपायर हो रही थी हरोली के अंदर। और बिकॉज माइनिंग का शोर पड़ा हुआ था, ये चाहते थे कि जब तक हमारी माइनिंग लीज रिन्यू नहीं हो जाती, एटलीस्ट तब तक के लिए शोर पड़ना बंद हो जाए। मैंने मीटिंग इसलिए की थी ताकि लोगों की समस्या का हल हो जाए। इन लोगों ने मीटिंग इसलिए की थी ताकि हमारी पब्लिक हियरिंग्स बड़े आराम से निकल जाएं, किसी को उसके बारे में पता ना चले। पर हुआ क्या कि 24 तारीख को, 25 तारीख को मुझे बाथू से फ़ोन आ गए कि सर ये तो पब्लिक हियरिंग्स हो रही हैं, हम वैली के अंदर हो रही हैं। और वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, बिकॉज हम वैली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्टेड है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनन किया जा चुका है। इतनी सी पुली है और पीछे इतना ज़्यादा खनन है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और वहाँ पे और खनन करने के लिए लीज़ बांटी जा रही थी। मैं उस दिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस चला गया, क्योंकि ये सारा कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस से कंट्रोल होता है। जब मैंने वहाँ पे उनसे सारी चीज़ें मांगी तो उनके अंदर एक हड़कंप मच गया कि यार रोहित को पता चल गया इस बात का, ये इस चीज़ को छुपाना चाहते थे। और उसी दिन रात को मैंने एक पब्लिक हियरिंग के ऊपर एक वीडियो निकाली जिसके अंदर मैंने बाथू के लोगों को बोला कि आपके यहाँ पर पब्लिक हियरिंग हो रही है, उसके अंदर जाओ और उसको अपोज करो। मैंने उनको पॉइंट्स भी बताए कि किन चीज़ों के ऊपर आप
इस पब्लिक हियरिंग को अपोज कर सकते हो। मुझे जाने से वहाँ पे मना कर दिया गया। मेरे वेल विशर्स थे जो हमारी सोचते हैं साथ में, वो तो रोहित अगर तू गया ना वहाँ पे, तेरे साथ ज़बरदस्ती लड़ाई होगी और तेरे ऊपर ही केस डाला जाएगा, तूने नहीं जाना। तो मैंने लोगों को इक्विप किया, मैंने लोगों को नॉलेज दी कि इन चीज़ों के ऊपर जाके अपनी पब्लिक हियरिंग बंद करवाओ। वहाँ पे हुआ क्या, लोगों ने मेरी वीडियो तो सुनी नहीं कि मैंने क्या 5 पॉइंट्स बोले थे। वो आपस में जाके फालतू की बातों के ऊपर लड़ पड़े और उन्होंने पब्लिक हियरिंग को अप्रूव करके चले गए। लोगों के ऊपर केस पड़ गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उठे आराम से अपना चले गए। पर जिस चीज़ को ये छुपाना चाहते थे वो चीज़ जग जाहिर हो गई। मैंने उसी शाम को मैंने स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को एक मेल कर दी और उनको मैंने कहा कि ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर और माइनिंग लीज नहीं दी जानी चाहिए। मेरी वो मेल बिल्कुल ठीक थी। आप ये देखो कि आज के टाइम पे हाई कोर्ट ने उसी हम वैली के अंदर बाथू बाथड़ी में सारी माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी हुई है। हाई कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना वहाँ पे। इसका मतलब वो जितनी पब्लिक हियरिंग हो रही थी वो सब इलीगल थी। एनीवेज, उसके बाद ये 26 तारीख की बात है, 5 अगस्त को हमारे ऊपर वहाँ पर अटैक हुआ। सो दिस वाज प्री प्लान्ड बिकॉज और बहुत से एरियाज़ थे जहाँ पे पब्लिक हियरिंग आने वाली थी और इनको लग रहा था कि अगर रोहित को इन चीज़ों के बारे में पता चल गया हुआ है तो इसको साइलेंस कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर माइनिंग लीज नहीं होगी तो ऑब्वियसली माइनिंग नहीं कर पाएंगे। उस दिन हम लोग जब वहाँ पर थे तो अभी हम लोग अपना वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो वहाँ से आई थिंक जो मुझे लगता है हमारी रेकी की गई और फिर मौके के ऊपर वहाँ पर जो व्यक्ति पहुँचा उसने हमारे साथ बहस वगैरह शुरू कर दी। पहले मैं उसकी खड़े होकर वहाँ पे बात सुनना चाहता था। मैंने कहा समझ के तो देखूँ कि व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम। पर जब मैंने उसके साथ 2 मिनट बात की, तू ब्लैकमेलर है, वीडियो बनाता है, ये करता है, मैं समझ गया। मैंने कहा ये लड़ाई का माहौल बना रहा है। वहाँ पर उसकी जो थार थी ना वो मेरी गाड़ी के आगे लगी थी और मेरा दिमाग ऐसा है कि मैं एंटिसिपेट कर जाता हूँ कि क्या होने लगा है। मुझे पता था, मैंने कहा अगर इसने अपनी गाड़ी थोड़ी सी बाहर निकाल दी ना तो हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और ये बंदा अपने साथियों को फ़ोन कर चुका है। मैंने कहा अगर मैं इनके हाथ यहाँ पे चढ़ गया ये जान से मारेंगे आज और कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअल में हम उस दिन वहाँ पे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट को देखने आए थे बिकॉज मुझे किसी ने बताया था कि सोलर पावर प्रोजेक्ट की आड़ में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक व्यक्ति के घर में किसी की मौत हो जाती है, उसको 2 पेड़ नहीं काटने देते, परमिशन लेनी पड़ती है। आप एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन लिख के देते हो कि मुझे सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है, मुझे एरिया साफ़ करने दिए जाए, और उसके एवज में 100 पेड़ काट लिए, 200 पेड़ काट लिए। वो कहाँ गए? जो क्रशर ऑपरेट कर रहा है और पहाड़ को खोद रहा है, चाहे छोटे ही से पेड़ तो निकल रहे हैं, वहाँ पे श्रब्स तो निकल रहे हैं ना, उनको सफाई करने की वो परमिशन कैसे दी जा रही है? हम वहाँ पे उसमें सोलर पावर प्रोजेक्ट देखने गए थे और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलने लगे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। मेरे को उसकी डब में यहाँ पे साइड पे हमें पिस्टल दिख चुकी थी, एटलीस्ट आइडिया लग चुका था। मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके पहले निकलने लगा, उसने हाथ डाला अंदर, चाबी खींची और बोलता कि अगर यहाँ से गया हम इसको फेंक देंगे, चाबी को झाड़ियों में फेंक दूंगा मैं। दीपक भैया थे साथ में, मेरे हर्ष था, उन्होंने उसको रोक लिया फेंकने से। उसने फेंकने की कोशिश की पर सिर्फ उससे साइड तक फेंकी गई और हर्ष ने मेरे गले में हाथ डाला, बोलता सर निकलो यहाँ से। मैंने चाबी उठाई, फिर मेरे दिमाग में वही बात थी कि यार कुछ भी हो जाए, मेरी गाड़ी इसकी गाड़ी से आगे होनी चाहिए, फिर जो मर्जी बात कर ले। अगर गाड़ी ब्लॉक होगी ना फिर कुछ नहीं होगी। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं अपनी गाड़ी का सेल्फ मार रहा हूँ और मुझे ये पता है कि वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा है बिकॉज वहाँ पे रेस थी। जो पहले आगे हो गया वो बच गया, ठीक है। और मैंने अपनी गाड़ी पहले आगे कर ली, अभी आगे की है, पीछे से साले मेरे को फायर सुनाई दिए। फिर मैंने गाड़ी की स्पीड अभी बढ़ानी थी, पीछे से थर्ड दनी आके मेरे ऊपर थार बज गया। फायर भी हुआ आपके ऊपर? फायर हुए हैं, मैंने आवाज़ सुनी है, कम से कम 3 शॉट्स फायर हुए हैं वहाँ पे। ओके। उसके उसके बाद गाड़ी बजी और तब मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये आज मारने के फिराक में है, इसके सर पे खून सवार हुआ पड़ा आज। पर मेरे को एक बात पता थी, मैंने कहा ये थार है, इसने टक्कर मारनी थी मार ली, पर अगर अब मैं भगाने पे आ गया तो ये मेरे को नहीं पकड़ सकता। फिर मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने दीपक भैया को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया वहाँ से निकलो। मुझे ये था कि यार जिस बंदे ने वहाँ पे मेरे ऊपर अटैक किया है वो तो अपनी थार में मेरे पीछे आ रहा है, जो बंदा एक पीछे रह गया हुआ है, मेरे को था कि वो गाँव पे निकल जाएंगे क्योंकि मैं कहीं और रहता हूँ, मैं उस गाँव में एक्टिवली नहीं रहता। पर जो लोग इन गाँव में रहते हैं ना वो एक दूसरे को दूर दूर से जानते होते हैं। ललड़ी के बंदे
हरोली में किसी को जानते हैं, कोई धर्मपुर में किसी को जानता है, कोई भरसाड़ी में किसी को जानता है, कोई टालीवाल में किसी को जानता है, तो सारे जानते होते हैं आपस में। पर हुआ क्या, गलती कहाँ पे हो गई, दीपक भैया जिस रोड पे गए वहाँ पे ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हुई थी। ये प्री प्लान्ड था। आज इसको ये लोग बताते हैं कि नहीं ऑन द स्पॉट हमारे बंदे आ गए, नो, ऑन द स्पॉट 4-5 गाड़ियाँ नहीं आ जाती होती, 5-5 बंदे भर के। और जैसे ही दीपक भैया उस सड़क पे निकले, जो मेरे को बाद में सुनने में आया है, आई कैनॉट कन्फर्म इट, 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पे आई। दीपक भैया वहाँ से भागने लगे थे तो वहाँ पे उनके ऊपर फायर किया गया और बोला गया कि अगर यहाँ से गया गोली मार देंगे। इस तरीके से वो पकड़ में आए। मैं फिर रास्ते में लाइव हो गया। लाइव होके मैंने 112 नंबर पे भी कॉल कर दी, अपनी कंप्लेंट लिखवाई। रास्ते में इन्हीं क्रशर वालों के, अवैध माइनिंग वालों के लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, गाड़ी चोई के बीच में लगा दी। गलती उनसे ये होगी कि इतना सा गैप रह गया जहाँ से मैं निकल गया। और शायद मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि वो लोग भी डर गए कि ये कहीं हमको ना उड़ा दे कहीं पे आके, और मैंने उड़ा भी देना था। उस टाइम पे तो मेरे को ये पता था कि अगर मैं इस एरिया में रुक गया तो आज इन्होंने जान से मारना है। बट इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकला, मैंने लाइव के ऊपर बोला कि मैं टालीवाल जा रहा हूँ। वो मैंने वहाँ पे झूठ बोला क्योंकि मैं एक्चुअल में एसपी ऑफिस जा रहा था। मुझे था कि अगर कोई मुझे सुन रहा है तो ढूंढने के लिए टालीवाल जाएगा, और मैं वहाँ से एसपी ऑफिस पहुँचा। जब खबर फैल गई कि मैं एसपी ऑफिस पहुँच चुका हूँ, एसपी ऑफिस में 3-4 गाड़ियाँ आई वहाँ पे जो मुझे कैप्चर करने के लिए आई थी। मैं छुपा के किसी तरीके से वहाँ से भी निकला, अपने ऑफिस आया और मैंने सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। और उस फॉर्मेलिटी को पूरी करते करते मेरे को ये समझ में आ चुका था कि पुलिस हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है, हमारे अगेंस्ट काम कर रही है और इनके साथ मिली हुई है। उसी टाइम पे मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। आप पुलिस से, एटलीस्ट उन्ना पुलिस से, इस केस के अंदर इम्पार्शियलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये हमें ही फंसा देंगे। और फिर मैं वहाँ से अपना बैग उठा के निकल गया। और जब मैं निकला हूँ तो मेरे ऑफिस को घेरा पड़ा हुआ था, 5 से 6 गाड़ियाँ, सब HP 80 नंबर की, हरोली की, 3-3, 4-4, 5-5 बंदों के साथ खड़ी होनी शुरू हो गई हुई थी। अगर मैं वहाँ पे रुकता शायद मेरा ऑफिस भी अटैक होता उस दिन। नहीं, एसपी ऑफिस जब गए वहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिली, एसपी सर नहीं मिले आपसे, उनका क्या कहना था आपको? कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी, सारा वाकया बताया, बोलते ठीक है हम लोग करते हैं इसके अंदर क्या होना है। मैं बाहर चला गया बता के। जैसे बाहर निकला मुझे धर्मपुर वालों का फ़ोन आ गया, बोलते पाजी ये तो दीपक पाजी के ऊपर चिट्टे का केस पाण लगे हुए हैं। मैं फ़ोन सुन के इमीडिएटली दोबारा अंदर घुस गया एसपी ऑफिस में, और एसपी साहब वहाँ पे किसी से बात कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं दोनों के ऊपर पर्चे डालो। मैं तभी समझ गया। मैंने कहा मैं बच के पहुंचा हूँ यहाँ पे, अटैक मेरे ऊपर हुआ है, वीडियोस मेरे पास है। अब ये बात इनको नहीं पता कि मेरे पास वीडियो है, मेरे पास क्लियर प्रूफ है। वो तो बाद में पता चलता होता है ना, जब मैं निकालता होता हूँ। मैं तभी समझ गया, मैंने कहा ये हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे कुछ पॉलिटिशियंस के फ़ोन आए, बोलते रोहित क्या हुआ, और मैंने उनको साफ बोल दिया। मैंने कहा सर मैं ठीक हूँ। मैंने कहा दीपक भैया के ऊपर नशे का केस डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज डैट, मेरा बचाव तो मैं कर लूँगा। फिर उसके अंदर मैं कई बारी वहाँ पे जाना भी चाहता था कि नंगल खुर्द जाऊँ, पर जितने मेरे साथ के थे सब ने रोक दिया। बोलते अगर गया जान से मार देंगे, अगर नहीं मारना होगा दीपक को बोलते तो भी मार देंगे, क्योंकि तुम दोनों ही चाहिए उनको, तू प्राइमरीली चाहिए। दीपक सिर्फ एक क्रशर के अगेंस्ट बोल रहा है, तूने पूरी एसोसिएशन के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया हुआ, तूने पूरे हरोली के अगेंस्ट बोल रहा है। 40 क्रशर हैं, मार दिया जाएगा। इन धमकियाँ, जब आपको सबसे फर्स्ट धमकी आई थी तो उसके बाद फिर ये धमकियाँ ऐसे नहीं आती होती जैसे आपको लगता है। ये आपको मीठी मीठी धमकी आती है, कमेंट्स में आ जाएंगी, किसी का फ़ोन आ जाएगा, डर नहीं लगता, वो ये ऐसा भी कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बोल देगा ऐसा कर सकते हैं। धमकियाँ देने से पहले ये लोग बड़े प्यार से चलते होते हैं, अटैक तो एकदम होता है। ये हमारी एंटीसिपेशन होती है कि हाँ अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो खतरा तो है। एक ऐसा मोमेंट आई थी जब मैंने रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट बोला था, और उस टाइम पे बड़ी कॉल्स आ रही थी, बड़ी प्रोटेस्ट हो रही थी उन्ना के अंदर कि इसको बोलो इसने बेअदबी की है, ये माफ़ी मांगे। मैं इस चीज़ के ऊपर अड़ा हुआ था कि मैंने कोई बेअदबी नहीं की, मैंने बिल्कुल तर्क संगत बात की है, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला। उस टाइम पे मेरी फैमिली पे बहुत प्रेशर्स बनाए गए थे। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स आ रही थी, फ़ॉरेन से आ रही थी, लोकल आ रही थी। मेरे को कोई डायरेक्टली फ़ोन नहीं करता था, सबको फ़ोन करते थे, इसको हटा लो, मार देंगे,
ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। एक दिन मैं तंग आ गया, मैंने अपनी सारी की सारी फैमिली बिठा ली। मैंने बोला अब बताओ क्या करना है। बोलते नहीं तू वीडियो डिलीट कर दे। मैंने कहा कर देता हूँ। मैंने कहा उसके बाद बोलेंगे माफ़ी मांगो। बोलते नहीं माफ़ी तो नहीं मांगनी। मैंने कहा नहीं मैं मांग लेता हूँ माफ़ी। मैंने कहा उसके बाद बोलेंगे फलानी जगह पे जाके माफ़ी मांग। मैंने कहा वो भी कर दूँ। मैंने कहा वो कर दूंगा, फिर उसके बाद बोलेंगे दूसरे शहर में जाना है, वहाँ वाले धार्मिक स्थान पे जाके भी माफ़ी मांग। मैंने कहा वो भी कर दूँ। मैंने कहा जब वो भी कर दूंगा उसके बाद वीडियो बनाएंगे कि अब वीडियो के ऊपर भी माफ़ी मांग। मैं कहाँ पे रुकेगा ये। मैंने कहा मैं पीछे नहीं हट रहा, आप बताओ क्या करना है। एंड देन दे अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। इन लोगों का कहीं पे स्टॉप नहीं है। आप इनको एक बारी गिव इन करोगे ना, ये आपको दबाते चले जाएंगे। और उस दिन मेरी फैमिली ये बात समझ गई कि एक जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और दूसरा मैं पीछे नहीं हटने वाला। सो इट्स बेटर टू सपोर्ट हिम। एंड थर्ड, जो एक बात मेरे दिमाग में है, अगर मरना इनकी गोली से लिखा हुआ है, सारा बचा कौन सकता है फिर। अगर लिखा इनके टिप्पर के नीचे आके मरने से है तो किसी और तरीके से कैसे हो जाएगी। जो लिखा हुआ है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। उसके बीच में सब चीज़ें उनका कोई मैटर नहीं करता। मैं बहुत एक चीज़ मान के चलता हूँ कि मैं गलत काम नहीं कर रहा। मैं बड़ी तर्कसंगत बात करता हूँ, बड़ी फैक्ट्स के बेसिस पे करता हूँ, और मुझे अपने देवताओं के ऊपर पूरा विश्वास है, अपने देवी देवताओं के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, बजरंगबली पर। मेरी ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग हेल्प नहीं करते वहाँ भगवान हेल्प कर देते हैं। आई मीन जिस दिन मेरे पर अटैक हुआ, जिस बंदे ने मेरे आगे थार लगाई, अगर वो थार थोड़ी सी इधर को करके लगा देता, मैं फंस गया था। जब उसने अपनी थार मेरी गाड़ी पे मारी, मेरी गाड़ी उलट सकती थी, मैं तब भी फंस गया था। जब चोई के अंदर दो बंदे मेरी गाड़ी को रोकने के लिए खड़े हुए, अगर वो एक गिट्ठ अपनी गाड़ी इधर को लगा देते, मैं निकल नहीं सकता था। मैं एसपी ऑफिस गया, एसपी ऑफिस से मैंने परमिशन ली कि सर मैं अपने ऑफिस जाके बैठ जाऊं। अगर एसपी मुझे बोल देता नहीं तू यहाँ पे बैठ, मैं फिर भी अरेस्ट हो गया था। 3:15 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि तुझे लीगल रेमेडी लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, अपने ऑफिस से निकल। मेरे बाहर ऑफिस के घेरा पड़ना शुरू हो गया हुआ था। भगवान है, मैं बहुत इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है ना, सच्ची होती है, वो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई हेल्प भेज देते होते हैं। इतने युद्ध स्तर के ऊपर आपने ये सारी अपनी मुहिम छोड़ी हुई है, तो ये ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे से कुछ भी मैनेज होता है। तो फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो फिर आप? खुद कमाते हैं, खुद लगाते हैं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, लोगों को लगता है कि बचपने में वीडियोस बन रही हैं। बचपने में इतना कुछ नहीं होता। अगर इतनी दूर तक पहुँचे हैं, कोई प्लान तो था, कोई दिमाग तो लगाया हुआ था। अगर दिमाग नहीं लगाया होता तो कोई पहली मूवमेंट के ऊपर ही दबा लेता। पर हमने कितने मुद्दे उठाए, कितने मुद्दों को हम लोग लास्ट तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं पहुंच जाते होते। आई अर्न माई सेल्फ। अपनी अर्निंग के अंदर से मैं अपना प्रॉफिट मैं लगाता हूँ इन चीज़ों के अंदर, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ। अगर आप ये चीज़ों की वेट करते रहोगे ना कि कोई आएगा वो आपकी फंडिंग करेगा फिर आप काम करोगे, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू पुट योर एक्शन वेयर योर माउथ इज, एंड दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट। एंड अगर मैंने किसी से फंडिंग ले ली तो मैं काम कर भी नहीं पाऊँगा। इट इज़ अगेन द सेम थिंग कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर देते। बिकॉज जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर देते हो, टॉप पे बैठा बंदा डिसाइड करता है कि एजेंडा क्या होगा। जो मुझे फंड दे रहा है वो डिसाइड करेगा मेरा एजेंडा क्या होगा, मैं कौन सा मुद्दा उठाऊंगा। और मैं किसी के कहने पे चलता नहीं हूँ। मुझे खुद ठीक लगता है मैं करता हूँ, मुझे खुद नहीं ठीक लगता मैं नहीं करता। वो पावर मेरे पास तभी आती है जब मुझे पता है कि मैं अपना लगा रहा हूँ। मैं कल को सारी चीज़ें रोक दूँ अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना। कौन मुझे बोल सकता है कि तू कर। मैं बड़े आराम से अपने घर में बैठ सकता हूँ, एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ में व्यतीत कर सकता हूँ। पर मैं कर रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि करना पड़ेगा।
पर लोग आजकल बहुत मनी माइंडेड है, लोग भी इन्वेस्ट वहाँ पे करते हैं जहाँ से उनको रिटर्न मिलेगा। अब आप जो ये सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा है यार, फिर बन जाएगा, पैसा है फिर बन जाएगा। बट आपको ये क्या ये पता है ये कि टेंशन उन लोगों को लेने की ज़रूरत है जिनके पैसे 2 नंबर के कामों के ऊपर चल रहे हैं। मेरे 2 नंबर के ऊपर काम नहीं चल रहे। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस की हुई है, मुझे वेब प्रोग्रामिंग आती है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है, मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। मैंने MBA फाइनेंस की हुई है, मुझे मैनेजमेंट पूरी आती है। मेरा बिजनेस अपना है, मैंने 2 बुक्स राइट की हुई हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। मैंने 37 की एज में आके लॉ की हुई है, और मैंने लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की हुई है। मैं सारी की सारी प्रैक्टिस या तो NGT में कर रहा हूँ या हाई कोर्ट में जाके कर रहा हूँ। जिसके पास काबिलियत होती है उसने पैसा बना लेना है कभी भी। बट आप लोगों के लिए लड़ रहे हो ना, आपका इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट तो नहीं है। अब लोग, आपको क्या पता कि वो मेरा पर्सनल बेनिफिट है, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, लोग मेरे को इज्जत से देखते हैं। मैं घर से निकलता हूँ, मैं सर उठा के निकलता हूँ। मेरे बारे में अगर कोई गलत भी बोलता है ना, उसको लोग पहले बोल देते हैं कि तू गलत बोल रहा है, वो बंदा काम सही कर रहा है, एंड दैट इज माई सेटिस्फेक्शन यार। मैं अब 50 दिन के बाद घर अपने वापस आया हूँ, यू सेड इट ना। यस, 50 दिन के बाद अपने घर पे आया हूँ, शांति से बैठा हूँ, पर अपने घर से बाहर निकलता हूँ ना, सर उठा के निकलता हूँ। बहुत से लोग थे जो मेरे घर वालों को अप्रोच करते थे, प्रॉब्लम में फंसा है। लड़ाई तो उसकी बिल्कुल ठीक है, बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। कईयों ने ये भी बोला कि वो जेल रह के आया है। मैंने कहा बोलने दो, जिनको पता है उनको पता है। मैं उस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। लुक, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसके अंदर हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं। व्हाट दीज पॉलिटिशियंस आर डूइंग है, ये सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, ये मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, पर इन मुद्दों को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे। ये क्या करेंगे, स्पीच देंगे, भाषण देंगे, तब देंगे जब इनके बेनिफिट की बात होती है। लोग मुझे कहते हैं इसने इलेक्शन लड़ना है। अगर इलेक्शन लड़ना होता ये सारा कुछ मैं 1 साल पहले कर लेता यार। अगर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स मेरे दिमाग में होती, अभी 2 साल पड़े हैं, 2 साल के लिए टारगेट मेरी बैक के ऊपर आ गया हुआ है, मेरे माथे के ऊपर यहाँ पे बुलजाई बन गया हुआ है। अगर मुझे पॉलिटिक्स के लिए करना होता मैं 1 साल पहले लगता। अगर मैं आज बैठ जाऊं, लोग तो भूल जाएंगे इस सारी बात को। मैं पॉलिटिशियंस के काम पे और अपने काम में एक फ़र्क लेके आना चाहता था कि मैं अगर वीडियो पे कोई बात बोल रहा हूं तो मैं उसको रियल लाइफ में ठीक करवाने की कोशिश भी कर रहा हूं। आज के टाइम पे पीर निगाह मंदिर के अंदर माता दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित हो चुकी है। वहाँ पे उनके लेफ़्ट साइड में, मेरे लेफ़्ट से भगवान हनुमान जी हैं, राइट साइड पे भगवान भैरव की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई है उन लोगों ने। बट बहुत लोगों का सवाल है कि आप 50 दिन थे कहाँ पे, कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? ना आप पुलिस के पकड़ में आए, इतनी टेक्नोलॉजी आ सकी है तो मिनटों में स्कैन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे था रोहित कटवाल, बट इनके पकड़ में क्यों नहीं आया? घर के बाहर CID घूम रही है, कभी कुछ हो रहा है, थे कहाँ पे आप वैसे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका असली आंसर तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। नहीं, चलो थोड़ा बहुत दे दो। ठीक है, बट मैंने एक बात बोली है कि मैंने बताया ना कि मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में की हुई है। मैं एक वाकया बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस के अंदर जब मैं बीटेक कर रहा था ना, तो 2009 की बात है। मेरी लाइफ बड़ी उथल पुथल थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने बीटेक करने के बाद करना क्या है। मैं घर आया, मेरे पापा उस टाइम पे रिटायर हो रहे थे और वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना टाइम निकालते होते थे। वो और मैं एक कमरे में बैठे हुए, AC लगाया हुआ, गर्मियों का टाइम है, वो भी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने मेरे सामने ना एक ट्रेड की, उन्होंने इन्फोसिस का एक फ्यूचर ख़रीदा, 15 मिनट के बाद ना 45,000 रुपये में बेच दिया। मैं अपने पापा को हमेशा एक बात बोलता होता था, मैंने कहा मैंने गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना। मैंने कहा ट्रांसफर्स बहुत होती हैं, आपका एक ठिकाना नहीं होता, क्योंकि मैं नंगल के BBM DAV स्कूल में पढ़ा हूँ, जो आपका ये बंद हो गया, इसमें भी पढ़ा हूँ। मैं भावानगर भी पढ़ा हूँ, मैं गगरेट के अम्बोटा में भी पढ़ा हूँ, मैं अपने गांव के एरियन पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मैं माउंट कार्मल में भी पढ़ा हूँ, मैं डलहौजी भी पढ़ा हूँ और उसके बाद मैं स्लाइट में भी पढ़ा हूँ। तो आई हेटेड कि हर बारी घर चेंज होता था। जब पापा ने मेरे सामने बैठ के वो 45,000 रुपये बनाए ना, मैंने कहा ये करना है। अपना कंप्यूटर है, अपना लैपटॉप है, अपना इंटरनेट है, ऑल यू हैव टू डू इज ट्रेड। उस दिन मुझे एक बात समझ आई।
मैंने कहा मैंने 7 साल लगा के बीटेक की है, मैंने पहले +2 इक्विवेलेंट कोर्स किया है, देन डिप्लोमा किया है एंड देन डिग्री की है। मुझे कंप्यूटर्स पसंद थे, कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं थी। दोनों में डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी पसंद थी, सो आई नो हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। ठीक है, सो जो आपका क्वेश्चन है कि ये मुझे पकड़ क्यों नहीं पाए, मुझे बहुत इंट्रिकेट नॉलेज है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। मुझे पता है हमारे फ़ोन ट्रैक हो रहे थे, मुझे पता है कि ये लोग कहाँ कहाँ पे मेरे ऊपर CID लगा के बैठे हुए थे, मुझे ये भी पता है कि ये मुझे कहाँ कहाँ ढूंढने गए थे। पर हम इनसे 2 स्टेप्स नहीं, मैं इनसे 10 कदम आगे चल रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा था, मैं इंटरनेट भी यूज़ कर रहा था। मुझे जिससे बात करनी पड़ रही थी वो मैं बात भी कर रहा था, जिससे मुझे कोई मैसेज पहुँचाना था वो मैं मैसेज भी पहुँचा रहा था। पर मैं पोस्ट कुछ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसके अंदर मुझे डर था कि अगर मैं कुछ पोस्ट करता हूँ तो कहीं मेरी फैमिली को परेशान ना किया जाए। दीपक भैया बनगढ़ जेल के अंदर थे, मुझे ये था कि जो पुलिस है उनको वहाँ पे जेल के अंदर टॉर्चर ना करे। मुझे ये डर था कि उनकी जो वाइफ बाहर उनके लिए लड़ाई कर रही है, उनके लिए चीज़ों को मुश्किल ना कर दिया जाए। दूसरा, जब मैं कुछ पोस्ट करता था तो मेरे जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स होते थे उनके घर पे पुलिस भेजी जाती थी। यहाँ तक कि मेरे ऑफिस के अंदर जो लड़की काम करती थी, पुलिस उसके घर भी पहुँची, इलीगली पहुँची, विदाउट सर्च वारंट पहुँची, उसका फ़ोन चेक करने की कोशिश की। बिकॉज मैंने कुछ पोस्ट किया, उसको थाने तक बुलाया, 21 साल की लड़की को जिसके फादर नहीं थे, और उसको फोर्स किया गया कि रोहित के पास से अपनी जॉब छोड़। मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है, उनके घर सुबह 7:30 बजे पहुंच के उनकी पूरी फैमिली को हरास किया गया। 1 बारी नहीं 2 बारी हरास किया गया। पर मुझे पता था ये क्या कर रहे हैं, मुझे पता है टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट सेव्ड। आप हर मेरा बाहर रहना बहुत ज़रूरी था यार। अगर मान लो मैं ही अंदर हो जाता फिर बहुत कुछ हो सकता था। पहला आइडिया क्या था कि उस दिन रोहित को मार दो वहाँ पे, मैं पकड़ में नहीं आया। दूसरा आइडिया क्या था, अगर पुलिस के पास भी पकड़ में आ जाता है तो इसकी जेब में से चिट्टा निकाल दो, चिट्टा निकाल के NDPS का केस डालो, इसकी बेल नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। और अगर एक बारी रोहित पकड़ में आ ही गया तो आप चाहे 5 गवाह खड़े कर दो फिर साथ में, हमसे फिरौती मांगी थी, हमसे फिरौती मांगी थी, हमसे फिरौती मांगी थी, और अंदर कर दो। तो मेरा बचना उस केस में बहुत ज़रूरी था। पर एट द सेम टाइम मेरा पोस्ट करना भी ज़रूरी था, लोगों को एक मैसेज भी देना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मंडी का मैसेज दिया कि मेरे पास सामान पड़ा है, इतना सामान है, इस रीज़न की वजह से हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हरोली कांग्रेस के लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया, वो लोग सामान खा गए। ये लोग इतने बेशर्म हैं कि वो मंडी डोनेशंस का सामान था, मेरे ऊपर अटैक हुआ था, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी और ये वहाँ पे ये अफवाहें फैला रहे थे। फिर मैंने वो सारे सामान की लिस्ट पोस्ट की वहाँ पे, और उसका नतीजा क्या निकला, मेरे एक फ्रेंड के घर पे रेड पड़ गई पुलिस की कि तुमने रोहित को अपने पास रखा था। वो कहते हैं हमने नहीं रखा। उसके बाद दीपक भैया की बेल हो गई। लोगों को पता चलना ज़रूरी था कि दीपक भैया की बेल हुई है। जैसे उनकी बेल हुई, मैंने उनकी फ़ोटो पोस्ट की, लोगों को आइडिया पता चल गया ना कि अब इनका। अगले दिन मेरे फिर दूसरे फ्रेंड के घर पे रेड पड़ी। तीसरे दिन वहाँ पे खबरें क्या उड़नी शुरू हो गई, हर्ष और रोहित तो बनगढ़ जेल में है। मैंने अगले दिन अपनी और हर्ष की फ़ोटो माता बगलामुखी वाली पोस्ट कर दी। मैंने कहा लो जाओ मुझे माता बगलामुखी ढूंढने के लिए। देवर मैसेजेस कि बॉस हम जब चाहें कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, तुम हमें रोक नहीं सकते। हम पोस्ट नहीं कर रहे तो वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें ये डर है कि हमारे बंदे तंग ना किए जाएं। पर जो ज़रूरी मैसेज थे वो मैंने निकाले। उसके बाद जिस दिन हर्ष की बेल हुई, मैंने हर्ष की पोस्ट की, और जैसे ही हर्ष की बेल हुई उसके बाद मैं फिर साइलेंट हो गया क्योंकि मुझे पता है मेरे बंदे सेफ हैं, अब मुझे कुछ पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर हफ्ते के बाद क्या हुआ, हरोली कांग्रेस ने फिर से अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा अब आ जाओ, और फिर मैंने इनको वीडियोस बना बना के डालनी शुरू की। मैंने स्लो वाली वीडियो पहले बना के डाली जिसके अंदर मैंने कहा कि पुल टूट गया हुआ है और टिप्पर जो है वो ऊपर से निकल रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम है उसको सुनो। फिर उसके बाद मैंने अनएम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो डाली। फिर मुझे अंदर अंदर से खबर आई कि कहीं से मेरे लॉयर्स के पास पुलिस वाले पहुँचे हैं कि रोहित को बोलो जितनी बारी ये पोस्ट डालता है
हमारे ऊपर डंडा आ जाता है, पोस्ट मत डाल, जब बाहर आ जाएगा फिर डाल देना, उसको बोलो जल्दी जल्दी अपनी बेल करा। फिर उसके बाद मेरी बेल हुई, फिर मैं अपना घर आया, फिर मैंने पोस्ट करना शुरू किया। ये सारे टाइम में मैं कुछ भी पोस्ट कर सकता था, मैं पोस्ट नहीं कर रहा था, वो मेरा प्रेरोगेटिव था। अब आप हर फील्ड में, हर मैटर में आप मुद्दे उठाते हो, पूरे फैक्ट, पूरी नॉलेज के साथ उठाते हो, तो इसके पीछे खुद रिसर्च करते हो या टीम रखी हुई है आपने? नहीं, मैं खुद रिसर्च करता हूँ, और जहाँ पे मुझे हेल्प चाहिए होती है मैं एक्सपर्ट्स की हेल्प मांगता भी हूँ। इट्स नॉट अ टीम, इट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। कोई किसी फील्ड से है, कोई किसी फील्ड से है, और मेरी अपनी बैकग्राउंड जो है वो एक बहुत डाइवर्स है। आप जब एक बीटेक करते हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, इट्स जस्ट नॉट कंप्यूटर साइंस। पहले 2 साल आपके फंडामेंटल स्टडीज़ के होते हैं, पहले 2 सेमेस्टर। उसके अंदर आपको फिज़िक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। उसके अलावा जब मैंने एमबीए की थी उसके अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े हुए हैं। सो मैंने एक बहुत वास्ट सेट ऑफ स्टडीज़ की हुई हैं जिसके अंदर मेरे को बहुत नॉलेज मिली है। आई मीन अगर सिर्फ बीटेक की बात करूँ, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं, मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग पढ़ी हुई है, किसी टाइम पे की भी हुई है, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, बायोलॉजी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर के हार्डवेयर्स का पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग सीखी हुई है। उसके बाद जब एमबीए में आ गए तो मार्केटिंग भी पढ़ी हुई है, फाइनेंस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़े हुए हैं। उसके बाद फील्ड के अंदर मार्केटिंग का काम भी किया हुआ है, अपना बिजनेस भी सेटअप किया हुआ है। फिर उसके बाद इतना कुछ करने के बाद मेरी सबसे बड़ी पावर मुझे लगती है कि मेरी जो एक सबसे अच्छी हैबिट है जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इनकलकेट करो, मैं सुबह उठ के एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ता हूँ। लोगों को लगता है कि ये एक बहुत बेकार एक्सरसाइज है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, पर मेरे को कोई भी मिलता है ना, मैं यही बात कहता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ो। आपकी जो एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है ना, जो आपकी एक नॉलेज इंक्रीज़ होती है, उसकी लिमिट नहीं रहती। इन सारी चीज़ों से ना मेरी नॉलेज बढ़ गई और मुझे पता चला कि जो वर्ल्ड है ना वो गवर्न होता है सिर्फ कानून से। इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतनी नॉलेज अखबारों से गेन करने के बाद, अपनी सोसाइटी को देखने के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि हमारी सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ लॉ से चलती है। गलत और सही कुछ भी नहीं है। अगर कानून में लिख दिया कि ये चीज़ सही है तो सही है, अगर कानून में लिख दिया कि ये चीज़ गलत है तो ये गलत है। इसीलिए फिर मैंने 37 ईयर्स की एज में डिसाइड किया कि अब मुझे लॉ पढ़नी है। और मुझे ये भी पता था कि किसी ना किसी दिन मैंने सोशल मुद्दे उठाने हैं, मेरा टकराव कानून के साथ होगा, उस दिन मुझे अपने साथ लॉ चाहिए होगा। और मैंने लॉ पढ़नी स्टार्ट कर दी। यू वॉन्ट बिलीव इट, लॉ की एडमिशन मैंने जब मर्जी ली थी, शायद जून जुलाई या इसी पीरियड में। दिसंबर में जब मैंने स्टार्ट किया ना कि मैंने लॉ पढ़ना स्टार्ट करना है, पहले 4 महीने मेरे सिर्फ पढ़ते निकल गए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। मैंने दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट किया, पहले तो मुझे लॉ की बुक्स ना समझ में आए। हम लोग जब अपनी बुक्स खोलते हैं ना तो हमें टॉपिक दिया होता है और पेज नंबर दिया होता है। मैंने लॉ की बुक्स ओपन की, उसके अंदर सेक्शन दिए हुए थे। मैंने पहले अपने किसी कॉलेज के ग्रुप में पूछा, मैंने कहा यार इसको पढ़ना कैसे है, ये तो बता दो, मेरे को मैटर मिलेगा कहाँ पे। और एग्ज़ाम थे 15 दिनों के बाद। मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, HPU के एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते 2 महीने पोस्टपोन हो गए। तो पहले 2 महीने मैं फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ता रह गया। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए मुझे पता था कि अभी दूसरा सेमेस्टर सीधा सर के ऊपर खड़ा हुआ, मैं दूसरा सेमेस्टर भी मेरा पढ़ते हुए निकल गया। और जब मैं वो पढ़ने लगा ना, मेरी क्लैरिटी और आगे से आगे इंक्रीज़ होती गई सब्जेक्ट के बारे में। अब आज के टाइम पे जब मैं किसी टॉपिक को उठाता हूँ, मुझे पता है मैं उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थोड़ी देर में बन जाऊँगा, मुझे सिर्फ उसको ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। आजकल इंटरनेट के ऊपर हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है, उस कंपनी ने मेरे ऊपर अभी डेफेमेशन का केस डाला हुआ है 1 करोड़ रुपए का। रत्ती भर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि मुझे पता है कि कोर्ट के अंदर आप जब ये लोग 1 करोड़ का डेफेमेशन डालते हो ना, एक आम आदमी है वो डर जाता है। अब मैंने लॉ पढ़ा हुआ है ना, मुझे भी पता है कि तेरे को जज के सामने प्रूफ भी करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने उस कंपनी की अब RTA डाल दी। मेरे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ हैं उस कंपनी के अगेंस्ट, पर मैंने अब उसकी RTA डाल दी। RTA के अंदर मैंने उस कंपनी का सारा टेक्निकल डाटा मांग लिया हुआ है, पोल्यूशन से रिलेटेड। अब
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेरे को वो डाटा देना शुरू भी कर दिया हुआ है। मेरे पास 160 पेजेस पहले आए, 80 पेजेस उसके बाद में आए। अब मैंने इसी कंपनी के अगेंस्ट 50 RTI डाली हैं 3 साल की मिला के। सारा का सारा मैंने इनसे कंप्लीट इनका ऑडिट हिस्ट्री मांग ली हुई है। ये कंपनीज क्या सोचती हैं, इनको लगता है कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे ना, ये स्टडी नहीं कर पाएगा, इसको समझ में नहीं आएगी और केस कोलैप्स कर जाएगा। मैंने रात को क्या किया, उसके अंदर से एक पेज उठा लिया, उस पेज को मैंने सारे को स्कैन कर लिया। सारी इन्फॉर्मेशन है तो इंग्लिश में है ना। मान लो उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलेट मैटर होता है PM, उसका एमिशन स्टैंडर्ड है 150, आगे कुछ इस तरीके का साइन लगा होता है पर ग्राम, ठीक है तो लेटर ही है ना। मैंने सारा स्कैन करके ना AI को दे दिया और मैंने AI को सिर्फ इतनी बात बोली, उस अटैच की फाइल्स, ये रहा हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन रूल्स, सारे मैंने उसको अटैचमेंट फाइल्स दे दिया। मैंने कहा ये एक पेज है, मुझे इसके ऊपर PhD करनी है, इस लेवल का समझा। अब उसने मेरे को रात को समझाना शुरू किया। मैं एक पिछले रात की 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ, मैं जागा हुआ था और ये कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं उस एक पेज को रात को आधा घंटा लगा के PhD करके समझ लूँ तो बाकी पेज समझने भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की देर है। और अब मेरे को उसको रात को उसने उस पेज में क्या समझाया कि आपने जो ये पेज दिया है इसके अंदर कंपनी ने आपको PM एमिशन तो बता दिया पर्टिकुलेट मैटर का कि वो 54 है, 150 से कम है तो इट इज़ परमिसिबल, पर लॉ रिक्वायर करता है कि इनको आपको PM 2.5 भी देना था, PM 10 भी देना था, CO भी देना था, SOX भी देना था, NOX भी देना था। वो तो इन्होंने कहीं पे दिया नहीं। मैंने उसको अगला क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने कहा ऐसा कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि इनको ये देना जरूरी है। उसने मेरे को आगे से जवाब दिया, दिस एक्ट, दिस रूल, दिस सेक्शन, इट क्लियरली सेज इन दिस शेड्यूल कि इनको PM के साथ PM 2.5, PM 10, SOX, VOC, BOD सारी डिटेल आपको देनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं दी हुई है। मैंने उस पॉइंट को नोट कर लिया। अब जब उस पेज की तरह के बाकी के पेज मैं 10-15 बारी पढ़ूंगा और उनके ऊपर रिसर्च करूंगा, बिलीव मी मैं उस सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्ट बन जाऊंगा। स्टडी ऐसे होती है। लोगों को लगता है कि हम लोग एक रील बनाते हैं, उसके अंदर फैक्ट्स डालते हैं, बिना सोचे समझे डाल देते हैं। नहीं, मैं उस मैटर को पहले समझता हूँ, उसके ऊपर इतनी रिसर्च करता हूँ क्योंकि मेरी अपनी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है। कल को आप कोर्ट के सामने खड़े हो जाओ और कोर्ट के सामने बोलो मैंने पानी का मुद्दा उठा दिया। कोर्ट आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसका आपको आंसर नहीं पता, पहले आपको जजेस डांटेंगे, डांटने के बाद एक पूरी की पूरी पीछे एडवोकेट्स की फ्रेटर्निटी होगी जो आपके ऊपर हंस रही होगी बैठ के, बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी खड़े हुए हैं वहाँ पे। तो जब हम वीडियो डालते हैं, मुझे भी पता है कि इस वीडियो के ऊपर मैं ट्रोल हो सकता हूँ, मुझे कोई कमेंट में आके गलत लिख सकता है। उससे बचने का तरीका एक ही है, अपनी स्टडी ऐसी करो, अपने फैक्ट्स ऐसे लेके आओ कि कुछ गलत ना बोलो। एक और कॉमन क्वेश्चन होगा, जैसे आपने बोला कि मैं RTI डालता हूँ, अगर किसी इंसान को खुद से RTI डालनी है तो क्या उसके लिए एडवोकेट की ज़रूरत है या खुद भी हम लोग डाल सकते हैं ऑनलाइन? आप खुद भी डाल सकते हो। क्या प्रोसीजर है उसका? हर डिपार्टमेंट का एक PIO होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। मोस्टली जो उस डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है वही उसका PIO डिसाइड करता होता है या फिर वही उसका फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है। आप सिर्फ एक उस डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिख के डाल दो डैट टू द PIO दिस एंड दिस डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट। आप एक एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 1 साल की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। सो लेट्स से अगर आपने 23-24 की, 24-25 की, 25-26 की मांगनी है तो आपको 3 अलग अलग RTIs डालनी पड़ेंगी और उसके साथ आपको मैटर लिखने के बाद 10 रुपये का IPO लगाना पड़ेगा और आप वो सबमिट करा दो। 30 दिन में आपको आंसर देंगे। अगर आंसर नहीं देते तो आप उसके ऊपर अपील फाइल कर सकते हो कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी। RTI ऑफलाइन वो सबमिट कराना है? ऑफलाइन भी हो जाती है, ऑफलाइन कहाँ पे? ऑनलाइन कौन सा पोर्टल है? ऑनलाइन HP RTI करो, सीधा लिंक निकलता है गूगल। नहीं, जैसे हर स्टेट का हर स्टेट का अलग है। ओके। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आप सिर्फ स्टेट से मांग सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है आपको सेंटर से मांगनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं MOEFC से या फिर सिविल एविएशन से कुछ मांगता हूँ, सेंट्रल में RTI है। अगर हिमाचल में कुछ मांगनी है तो ऑनलाइन पोर्टल हिमाचल का है। चार्जेस वगैरह, कोई फीस इनकी RTI की? ऐसा होता है कि 10 रुपये तो आपको देने पड़ते ही हैं IPO के। अगर उसके बाद आपको
जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, मान लो 10 पेजेस बने हैं तो उसके 2 रुपये पर पेज लेते होते हैं। इन केस अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, आपका BPL कार्ड बना हुआ है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री मिलती है। ओके, अब आप माइनिंग के बारे में इतना बोलते हो, अब माइनिंग का एंड रिजल्ट क्या देखते हो आप? डिस्ट्रिक्ट उन्ना की माइनिंग तो मैं बंद करवाऊंगा। मैंने गुड फेथ के ऊपर बहुत बात की थी इस एसोसिएशन से। उस गुड फेथ के ऊपर मुझे मिला क्या है? मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं, मुझे पुलिस से उठवाने की कोशिशें की गई हैं, मेरे को ब्लैकमेलर, मेरे को पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है, मेरी फैमिली को टारगेट करने की इन्होंने कोशिश की है। मैंने पहले कहा था कि मैं जब इन इश्यूज़ को उठा रहा हूँ तो मैं इनका एक एंड रिज़ल्ट देखता हूँ। जिस गांव में लोगों को इन क्रशर्स से प्रॉब्लम है, माइनिंग से प्रॉब्लम है, उन गाँव के अंदर मैंने उनको बंद तो करवाना है। दैट इज़ द एंड रिज़ल्ट, आई एम लुकिंग एट इट और आई एम वर्किंग ऑन इट। कुछ क्रशर्स हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे मेरे ऊपर अटैक करने पे, इनको तो मैं बंद करवाऊंगा, क्योंकि इन्होंने ये स्टोन क्रशर और ये जो इलीगल माइनिंग है, ये सिर्फ माइनिंग के बारे में नहीं है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, उन्ना के अंदर या बाकी स्टेट के अंदर जो भी ड्रग्स आता है, जो आज के टाइम पे आप गोली कांड देखते हो, जो आप फिरौतियाँ देख रहे हो, वो सारी स्टोन क्रशर और इलीगल माइनिंग की इंडस्ट्री के थ्रू ही आया है। पहले ये सारा कुछ पंजाब में होता था, क्योंकि जिस जगह के ऊपर हम रह रहे हैं, दिस इज़ शिवालिक बेल्ट। सिर्फ इसी बेल्ट के अंदर एक गोल पत्थर मिलता है। पहले ये सारा का सारा काम पंजाब में होता था। पंजाब में जब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हद तक एक्सट्रैक्ट कर दिया और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, तो इन लोगों ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करके ये लोग हिमाचल वाली साइड पे आ गए। हिमाचल वाली साइड पे इसलिए आए क्योंकि बॉर्डर पे होने की वजह से ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम आती है। आप यहाँ पे गलत काम करते हो, अवैध खनन करते हो और सीधा पंजाब में लेके चले जाते हो। जैसे ही आप हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करते हो, पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे कुछ पंजाब के लोग या बाहर के लोग हिमाचल में आके खनन करने लग पड़े, और कुछ हमारे लोग जिन्होंने देखा कि खनन से इतना पैसा बन रहा है, उनकी देखा देखी में उन्होंने यहाँ पे ये काम स्टार्ट कर दिया। एंड दैट इज़ हाउ ड्रग्स, फिरौती, गोली कांड यहाँ पे बढ़ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवैध माइनिंग की बात नहीं है। अवैध माइनिंग के अपने नुकसान हैं। वाटर लेवल नीचे जा रहे हैं, जिस जगह पे लग रहे हैं, जिस गांव में लग रहे हैं, वहाँ पे डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ की पानी के लेवल नीचे जा रहे हैं, जानवर डिस्प्लेस हो रहे हैं, लोगों की ज़मीनें ये लोग माइन कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। सारी चीज़ें अलग हैं, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, आज से पहले जिस तरीके का मेरे ऊपर अटैक हुआ है, क्या कभी किसी ने हरोली में देखा था? नहीं। आज के टाइम पे अगर ये जंगल राज यहाँ पे बना है तो अवैध खनन और इन स्टोन क्रशर्स की वजह से बना है, और क्या रीज़न है? नहीं, जंगल राज मेरी समझ है, जंगल राज होगा पहले से, ये पता चलना अब शुरू हुआ है आपकी वजह से। ये दिखा है, उजागर हुआ है। पहले क्या था, आप कहते हो ना कि आपने मीडिया अपने हाथ में रखा हुआ है, इसीलिए मैंने मीडिया अपने हाथ में रखा, बिकॉज मुझे एक बात पता थी, अगर हम इनको दिखाएंगे भी, अगर कोई देखने वाला ना हुआ ना, तो फ़ायदा कोई नहीं है। मीडिया को फोर्थ पिलर बोलते हैं, तो हरोली की मीडिया कहाँ पे है, उन्ना की मीडिया कहाँ पे है, नेशनल मीडिया क्या है? आज तक उन्होंने कभी इस मुद्दे के ऊपर बोला ही नहीं। अब मतलब इन्फ्लुएंसर्स भी इनका काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे हम तो इन्फ्लुएंसर ही वर्क कर रहे हैं ना। मीडिया के सामने आज तक कभी ये चीज़ आई ही नहीं। मीडिया को पैसे मिलते हैं चुप रहने के, मीडिया को चुप रहने के पैसे मिलते हैं। आपको ऑफर हुआ आज तक कभी पैसे? मेरे को हिम्मत नहीं करते ये लोग, इनको लगता है फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है, कल को मीडिया में आ जाएगा बाहर, वीडियो बनेगी, वीडियो बन जाएगी बाहर को, ठीक है। नहीं, मेरे को ये लोग नहीं खरीदने के लिए फ़ोन करते, ठीक है, और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को ऐसा कोई फ़ोन करो, बिकॉज मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर को मैंने अपने जॉब करते देखा है। हमारी फैमिली में कभी ऐसी बातें हुई नहीं। बल ड्रग पार्क का आपने मुद्दा उठाया था, बहुत आप ही थे जो लोगों को आपने उसकी रियलिटी बताई थी। इन्होंने तो उसका अच्छा ही बताया था कि रोज़गार आएगा, सब कुछ आएगा। अब उसका क्या चला हुआ है? उसकी परमिशन मिल गई या एंड रिजल्ट आप क्या देखते हो उसका? उसके अंदर मैंने NGT के अंदर केस लगाया था। पहली डेट मेरे को 5 महीने के बाद पड़ी थी। जब वो डेट पड़ी ना, ये वो टाइम था जिस टाइम पे पंजाब में फ्लड्स आए हुए थे और मैं ऑन द रन था।
और मुझे अपना रिप्लाई फाइल करना था और मैं जा नहीं सकता था वहाँ पे। सो इन 50 दिनों के अंदर एक ये चैलेंज भी आया था, अगर मैं बल ड्रग की उस हियरिंग के अंदर ना पहुँचता तो मेरा केस आउट हो सकता था। अगर उस हियरिंग के अंदर मैं वहाँ पे पहुँच जाता तो ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे पुलिस लेके आई होती और मेरे को वहीं पे अरेस्ट कर लेती। फिर मैंने वहाँ पे एक लॉयर का अरेंज किया, मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ऐसे ऐसी बात है, केस है, उसके अंदर रिप्लाई जाना है, वहाँ पे हमें और टाइम लेना पड़ेगा। फिर वो मेरे बिहाफ पे वहाँ पे अपीयर हुए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए किसी तरीके से और वहाँ पे सबमिट किए। अब उसके ऊपर हमें फिर से एक और डेट मिली हुई है 28 नवंबर की। जो मुझे बल ड्रग पार्क की अथॉरिटीज़ ने रिप्लाई दिया है वो 1200 पेज का रिप्लाई है, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। और जब उसको पढ़ लूँगा उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि उस केस के अंदर क्या करना है। आप कहते हो ना कि इसका एंड क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता इसका एंड क्या निकलेगा। मुझे बल ड्रग पार्क में गलतियाँ दिखी, मैं इसको एनजीटी में ले गया। मेरी जितनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ हैं मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश वहाँ पे करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ। आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, आप लॉयर बन गए। मेरी यही प्रैक्टिस है, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, वहाँ पे जजेस के सामने खड़ा हूँ, अपनी पिटीशन बना रहा हूँ, दे रहा हूँ, आर्गूमेंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रूफ्स लगा रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही है। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। अगर कल को प्रोजेक्ट ठीक हो जाता है, मेरे को और क्या चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल, मेरी पढ़ाई भी हो रही है, मेरे को वहाँ पे ठीक कराने का मौका भी मिल रहा है। जैसे यूपी में जोगी जी के बुलडोजर का डर है, उन्ना में रोहित जी के ड्रोन का डर है। आपको लगता है कि आपकी वजह से उन्ना में ड्रोन बैन हुआ है? उन्ना में ड्रोन बैन नहीं है। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में से निकालो, ये जितना प्रपंच पिछले 4-5 महीने में किया गया था वो बेसिकली लोगों के दिमाग में डर डालने को किया गया था कि लोग ड्रोन उड़ाने से पहले डरें। अदरवाइज ड्रोन बैन नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ड्रोन बैन हुआ था, बट उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया था। प्रॉब्लम क्या है, बैन का नोटिस तो निकाला गया पर बैन हट गया, वो नोटिस नहीं निकाला। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में बात हुई है कि कोई बैन है, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोलते कोई बैन नहीं है, हट गया हुआ है बैन। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किसी फ्रेंड के साथ गया था, उन्होंने उन्ना में स्क्रीन इंस्टॉल किया है, तो वही बता रहे थे कि वहाँ पे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए ड्रोन उड़ा रहा था कोई फोटोग्राफर। तो किसी जर्नलिस्ट होगा वहाँ पे, उसने उड़ता हुआ ड्रोन देख लिया और पुलिस ने उठाया उसको, पुलिस स्टेशन ले गए, वहाँ पे ड्रोन भी रख लिया उसका, उसको हरास भी किया। आज तक वो चक्कर लगा रहा है वहाँ पे। अगर ड्रोन बैन नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता, बिकॉज यही तो इन्होंने लोगों के दिमाग में एक डर क्रिएट करना था कि ड्रोन अगर कहीं पे कोई उड़ाए तो सोचे उससे पहले। ड्रोन उड़ाने के अंदर आपको सिर्फ एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आप किसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे तो ड्रोन नहीं उड़ा रहे जहाँ पे नहीं उड़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट या फिर भाखड़ा नंगल डैम या फिर इंडियन ऑयल का डिपो, जो डिजिटल स्काई के ऊपर एरिया बैंड होता है। पर इन्होंने 4-5 महीने के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब ड्रोन का हवा बना दिया हुआ है आम आदमी के दिमाग के अंदर। ड्रोन उड़ गया, न्यूज़ बन जाती है, पंडोगा में ड्रोन उड़ रहा था, नंगल खुर्द में वहाँ पे ड्रोन दिखा, तो सो व्हाट। आपको पता है माइनिंग के अंदर रूल्स है, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस 2016, उसके अंदर कहा जाता है, गाइडलाइंस है, यूएवी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए। अभी आप थोड़े दिन पहले एक क्रिकेट का टूर्नामेंट था, वहाँ पे आप एज ए चीफ गेस्ट गए थे, उसके बाद से आपको एक और ऑफर आई थी, वहाँ पे आपने क्यों मना कर दिया? लोग तो चाहते हैं कि हमें फेम मिले, हम हमारे भी गले में हाथ डाले। गए थे ना वहाँ, जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना, नो डाउट इट वाज अ गुड फीलिंग। लोग आपको एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं, अच्छा लगता है। बट 1-2 जगह पे चीफ गेस्ट जाने के बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हमने फिर उनको बड़ा पोलाइटली मना कर दिया कि हम लोग नहीं आ सकते। उसका रीज़न क्या है कि जब आप ऐसे चीफ गेस्ट बन के कहीं पे जाते हो तो आपसे कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप वहाँ पे कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करोगे एज अ चीफ गेस्ट। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। हम लोग आम आदमी हैं, हमारे पास अपनी एक कमाई का पैसा है, उसको हम लोग इन चीज़ों के ऊपर नहीं दे सकते। तो हमने उन इन्विटेशंस को पोलाइटली डिक्लाइन करना शुरू कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे बिकॉज हम लोग मनी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना अभी, उसके अंदर हमारा ऑलरेडी बहुत खर्चा होता है। ये बात किसी को नहीं पता। अब पूछने वाला ही था आपसे कि मतलब केसेस के ऊपर कितना पैसा लग जाता है आपका? मुझे
एक बंदे ने लिखा कमेंट के ऊपर, बोलता PIL फाइल कर दो। एक ने बोला अगर तुम्हारे पास इतने प्रूफ है कोर्ट में चले जाओ। तो किसने रोका तुमको? मैं अभी एक जगह पे कोर्ट में गया हूँ दिल्ली में, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मैंने जो पिटीशन डाली थी 650 पेज की थी। 650 पेज की पिटीशन बनाने में मुझे 1.5 महीना लगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक पिटीशन नहीं बनानी होती, सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं बनानी, आपको कानून पढ़ना है, उस कानून के ऊपर रिसर्च करनी है, आपको प्रेसिडेंट्स निकालने हैं, आपको जजेस को बताना है कि ये चीज़ गलत हो रही है, इस कानून के अकॉर्डिंगली ये गलत है और ये उसके अंदर सज़ा बनती है या ये उसके अंदर किया जाए। आपके पास सिर्फ एक शॉट होता है, आप उसको गलत नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एक बारी आपका केस उड़ गया आप दोबारा उस कोर्ट के पास नहीं जा सकते, इसमें टाइम लगता है। मैंने 1.5 महीना लगा के बनाया। 650 पेज जब मैंने प्रिंट कराए मेरी कॉस्ट आई 3,000 रुपये की। उसके बाद जब मैंने उसको PDF बना के सबमिट किया कॉस्ट आई 7-8 हज़ार रुपये की। 5-6 हज़ार उसको सबमिट कराने में लगे, 1-1.5 हज़ार रुपये प्रोसेसिंग के थे। उसके बाद जब मैं दिल्ली उसकी हीयरिंग में गया 3-4 हज़ार मेरे तब लगे, 4-5 हज़ार ही लग गए, क्योंकि 3.5 हज़ार का तो तेल लग गया जाने में। फिर बीच में हमने कुछ खाया पिया, वापस आ गए। दूसरी हीयरिंग के अंदर हमें फिर से 500 पेज सबमिट कराने पड़े, फिर से हमारे उतने ही 20-22 हज़ार रुपये कर करा के लग गए। तो लोग जब कहते हैं ना आपके पास इतना प्रूफ है जाके कर दो, तो पैसा लगता है। अभी तो सिर्फ एक सबमिट कराने का 20-25 हज़ार लग रहा है। अगर किसी वकील को हायर कर लेना तो जितना काम मैंने बलड्रग पार्क के ऊपर बना के वहाँ पे सबमिट कराया है, किसी और वकील ने 5-6 लाख सिर्फ उसी का चार्ज कर लेना था। जितना एफर्ट मैंने और इश्यूज़ के अंदर, मान लो वो पोल्यूशन करने वाली कंपनी हो या फिर माइनिंग हो या फिर और इश्यूज़ हो, बना के लगाया है। 5-5, 6-6 लाख की तो पिटीशंस बनती हैं। उसके बाद 30-30, 35-35, 40 हज़ार का खर्चा होता है जो आपको वहाँ पे जाके करना होता है। और अगर वहाँ पे जाके आपको सिर्फ तारीख पड़ जाए, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने एक केस अभी फाइल किया हुआ है, अभी वो केस चला भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा 25 हज़ार रुपये लग चुका है। अब आइदर हम ऐसा खर्चा कर सकते हैं या फिर हम इन टूर्नामेंट्स में जाके दे दें। टूर्नामेंट्स में जाके बच्चे ज़रूर खुश हो जाते हैं कि उनको पैसा मिल जाता है, बट उस केस में हम लोग अपने एरिया के लिए काम नहीं कर पाते। तो हमने बड़ा कॉन्शियसली चूज़ किया है कि हम लोग अपने एरिया के लिए काम करेंगे, अपना पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट निकल के आएगा, रादर देन टूर्नामेंट्स में दे आएँ। तो वहाँ पे हमारी माफ़ी है ऐसे बच्चों से कि हम लोग नहीं आ पाते। और इसीलिए अब मेरे पास जब लोग सलाह मांगने भी आते हैं तो मैं उनको एक बात बड़ी क्लियर बोल देता हूँ कि मुझे पता है केस कैसे होता है, मुझे पता है केस कैसे लड़ा जाएगा, केस कैसे बनाया जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन बता के भेज रहा हूँ, आप सोल्यूशन जाके अपने किसी वकील के थ्रू इम्प्लीमेंट करा लो। पर अगर मेरे पास आओगे और मेरे साथ एंड तक चलना है तो खर्चा होगा उसके ऊपर, बिकॉज हमें कहीं से फंड नहीं आ रहा। हम लोग लाखों एक मुद्दों के ऊपर नहीं लगा सकते। ये तो वो मुद्दे हैं जिससे पूरा का पूरा हरोली एल कर रहा है, चाहे माइनिंग हो गया, चाहे वो पोल्यूशन हो गया, वहाँ पे समझ में आता है। अब मान लो किसी का इंडिविजुअल डिस्प्यूट है किसी के साथ, अब उसके अंदर भी अगर मैं बोलूँ कि यार सारा कुछ मैं ही कर लूँगा, फिर तो मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। जिसका मुद्दा है उसको आगे आके बोलना पड़ेगा कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे, आप लड़ो। हाँ, हम ईमानदारी से लड़ लेंगे उस चीज़ को। अगर हमसे नहीं लड़वाना, मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप अपने वाले से लड़वा लो जाके उसके ऊपर। बट लॉ, कोर्ट्स, NGT ये एक बहुत महंगा एंडेवर होता है, बहुत कॉस्ट होती है इसकी, वो हम खुद बियर करते हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट भी करते हैं आपको कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बट आपने आज तक कभी भी कॉल नहीं की किसी प्रोटेस्ट के लिए कि चलो आज धरना लगाते हैं वहाँ पे या कुछ करते हैं। अगर ये लोग आपका साथ ही ना दें, तो अगर आप अकेले होगे फिर क्या करोगे आप? स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि अकेला चलूँगा मैं एंड तक। अकेला चलना है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप किसी मुद्दे को अपने आप एंड तक नहीं लेके जा सकते और आप लोगों के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी लड़ाई स्टार्टिंग से गलत है। डैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ क्या है, कॉल देना, धरना लगाना, प्रोटेस्ट करना, वो मेरी अप्रोच नहीं है। मेरी अप्रोच है कि मैं इशू उठाता हूँ, मुझे लगता है कि वो इशू ठीक है, मैं उठा दूंगा, और मुझे लगता है कि उसका सोल्यूशन मैं लॉ के तरीके से निकाल सकता हूँ तो मैं निकाल देता हूँ। प्रोटेस्ट में मैं बिलीव नहीं करता, और यही चीज़ मैंने हर बारी की है।
जितने इश्यूज़ हुए हैं मैंने लॉ को हैंडल करने दिए हैं या लॉ के थ्रू हैंडल किए हैं। चाहे वो मेरे ऊपर अभी अटैक हुआ था, चाहे वो मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुई थी, चाहे पीर निगाह का इशू था, चाहे सैंड माइनिंग थी, चाहे इंडस्ट्री का पोल्यूशन था, मैंने उसको लॉ के तरीके से हैंडल किया है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि आप जब लोगों को बार बार कॉल्स देते हो ना कि चलो धरना करते हैं, चलो प्रोटेस्ट करते हैं, उन प्रोटेस्ट को भी मैनेज करने के लिए यार आपको पैसा चाहिए, लोगों को बुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, किसी को तेल डलवाना है। हमने यहाँ पे अपना पैसा किस तरीके से यूज़ करना है, या तो लोगों के भले के लिए यूज़ कर ले या इन कामों के लिए यूज़ कर ले। मुझे कोई पार्टी फंड थोड़ी कर रही है, मुझे कोई नेता फंड थोड़ी कर रहा है, हमें तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना है। दूसरी चीज़ होती है, किसी बंदे ने अपनी दिहाड़ी पे जाना है, किसी ने अपने ऑफिस जाना है, किसी ने अपनी फसल काटनी है, किसी ने अपना ठेकेदारी का काम करने जाना है। ऐसे में आप उनको बोलो कि चलो आज धरना करना है, चलो यहाँ पे आ जाओ, हर बंदे ने अपना घर चलाना है। हाउ इज़ इट ओके कि हम उनको बोलेंगे चलो आप प्रोटेस्ट करते हैं। इस रीज़न से भी मैं प्रोटेस्ट नहीं करता। उस दिन हम लोग नंगल खुर्द गए, मेरे को इतने लोगों ने बोलते सर हमारे गांव में आ रहे थे, हमें बता तो देते, हम साथ में होते, किसी की हिम्मत नहीं पड़नी थी। मैंने कहा यार मेरी आदत नहीं है, मैंने कहा कि बंदे को फ़ोन करूँ कि यार मैं आ रहा हूँ तो तू अपना काम छोड़ के आ जा, मैंने तो अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, तूने अपना घर चलाना है, मैं तेरे को बोलूँ तू आ जा यहाँ पे। जो 5, 6, 7 जुलाई के आसपास हरोली थाने में भी प्रोटेस्ट हुई थी, वो मैंने कॉल अप नहीं की थी। मेरे ऑफिस के अंदर लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बोला था कि जितना गंद इन्होंने डाला हुआ है अब हमें प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर। फिर लोगों की कॉल के बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर अब लोग चाहते हैं तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। इसीलिए मैं कभी प्रोटेस्ट नहीं करता, बिकॉज हर बंदा अपना घर चलाने के लिए निकला हुआ है, उसकी दिहाड़ी टूटती है, उसका काम टूटता है। दूसरी एक बात और है, कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि लोग लालची हैं, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर मैं ये सोच के चलना शुरू कर दूं कि ये लोग लालची हैं, मेरा साथ नहीं देंगे, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। फिर इसका मतलब मैं लालच के साथ काम कर रहा हूं कि ये लोग मेरे साथ आएंगे इसीलिए मैं काम करूंगा। मैंने वो लालच ऑलरेडी साइड पे रखा हुआ है। अगर वो लोग अपना मुद्दा खुद उठा सकते तो रोहित कटवाल को खड़े होने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेते। वो नहीं बोल पा रहे इसीलिए रोहित कटवाल आके है। अब उसके ऊपर भी मैं अगर कंडीशन लगा दूं, तुम तो बोलते नहीं, मैं क्यों बोलूं? देन फिर मैं आगे आया क्यों? ऐसा नहीं है लोग हेल्प नहीं करते, जिसकी जो हालात होती है, जिसकी जो कंडीशन होती है, वो उतनी हेल्प करता है। ये एज अ हेल्प मांगने वाला जो मांग रहा है उनसे कि मुझे हेल्प करो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितना हाथ फैला के कितना मांगना है। कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, कोई मुझे इशू बताता है, कोई मुझे मेरे साथ आके खड़ा होकर चलता है, किसी के मैं गांव में जाता हूँ वो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई मुझे ये बता देता है सर आज एक मीटिंग हुई है आपके बारे में थी, प्लान कर रहे हैं आप पे अटैक करना है, मुझे बता देते हैं। कोई मुझे ये बता देता है सर इस होटल में बैठा था, यहाँ पे आज क्रशर वाले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हुए थे, सेटिंग कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे। जो बंदा जिस तरीके से हेल्प कर सकता है। अब ये चीज़ आपने बोल दी, इसके बाद अब ये सीक्रेट जगह के ऊपर ना करना शुरू कर दिया। जाओ जाके सीक्रेट जगह के ऊपर भी क्या ये लोग अपने आप बनाएंगे बैठ के, वहाँ पर भी कोई ना कोई हेल्प कर देगा। जिसने देखो, जब आप एक अच्छे दिल के साथ काम करते हो ना, अच्छी इंटेंशन के साथ काम करते हो, तो लोग आपकी हेल्प करते हैं। हर किसी को लगता है कि सिर्फ अगर कोई सपोर्ट के लिए ग्राउंड पे आ गया वही हेल्प है। नो, डेट इज़ नॉट हेल्प। चिंगारी लगाने वाला चाहिए, चिंगारी खुद लगती है। लोग अपने आप खड़े होते हैं। अब अगर मैं 50 दिन बाहर था तो किसी ने तो मेरे को अपने पास रखा। अगर 50 दिन में बाहर था और बर्ड ड्रग पार्क के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स लगे, वो डॉक्यूमेंट्स लेके कोई तो गया। अगर बर्ड ड्रग पार्क के अंदर वहाँ पे कोई वकील खड़ा हुआ, मेरे कहने पे पहुँचा, 5 तारीख को मुझे पुलिस उठा के घूम रही थी वहाँ पे, मुझे लोगों के फ़ोन आए कि ये ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज़ द लॉ। अगले दिन मेरे पास कोई लॉयर्स पहुँच गए हेल्प लेके। जिससे जैसी हेल्प होती है वो वैसी हेल्प करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब किसी की औकात 1 लाख रुपए की हो और आप उससे 10 लाख रुपया मांगना शुरू कर दो। जिससे जो हेल्प होती है वो लोग वही हेल्प करते हैं। हमारे मंदिरों के अंदर फंक्शन होते हैं,
जिसकी चाय की औकात होती है वो चाय पिलाता है, जो अपना टेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है वो टेंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो पानी देना चाहता है वो पानी की बॉटल्स देता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। जब हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना, हम लोग ये नहीं कह सकते कि यार ये लोग उतर के नहीं आते। मैं उतर के बुलाना नहीं चाहता उनको, पर जब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जब मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, मैं बड़ी छोटी सी चीज़ मांगता हूँ और वो मुझे मिलती है वहाँ से, मुझे उतना ही चाहिए। दैट इज़ ऑल वी नीड। अभी आप अकेले काम कर रहे हैं या आपने टीम भी बिल्ड की हुई है? आपके पीछे मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं? बहुत लोग हैं। अगर किसी को आपकी टीम ज्वाइन करनी हो तो क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स है आपके? देखो, फिजिकली अगर किसी को मेरी टीम ज्वाइन करनी है, आई विल नॉट सजेस्ट दैट। मेरी टीम के अंदर काम करने वालों का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत कुछ होता है। ये मैंने इन 50 दिनों में सीखा है। मेरे साथ काम करोगे, हर किसी की टारगेट हिट लिस्ट में आ जाओगे। कल को अगर मेरे ऊपर कोई बात आई, आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको तंग किया जाएगा, आपके बिजनेस ख़राब किए जाएंगे। मेरे साथ पागल बंदे चाहिए जो बोलें कि बस यार, जिस तरीके से इसने इशू उठाया हुआ है ना, हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे लोग बहुत कम हैं। पर अगेन मेरी आदत है, मैं जिसको अपने साथ जोड़ता हूँ उसको उतना ही इस्तेमाल करता हूँ जितना वो इस्तेमाल हो सकता है। उसको मैं उसके डिफ़िकल्ट जोन के अंदर कभी नहीं लेके जाता। आने वाले 4-5 सालों में आप कहाँ पे देखते हो खुद को? हरोली छोड़ के तो मैं जाने वाला हूँ नहीं। मैं अपना स्केल बड़ा कर दूंगा, वो हो सकता है। लॉ मैंने की हुई है, वो इसीलिए की थी कि एक जो पब्लिक इंटरेस्ट का काम है उसको करते वक्त कहीं ना कहीं पे सिर्फ वकीलों के पैसे देते ना मर जाएं, इसलिए मैं खुद कानून सीख रहा था। बहुत हद तक जो ये माइनिंग का इशू है वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर कभी ऐसी जगह पे आए जहाँ से हम लोग ड्रग्स के ऊपर काम कर सकते हुए तो वो भी करना है, हेल्थ केयर के ऊपर काम कर सकते हुए तो वो भी करना है, एजुकेशन के ऊपर काम करना हुआ तो वो भी करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंज की जा सकती हैं, जो यहाँ पे ठीक की जा सकती हैं, वो नहीं हो रही। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डोल्ड्रम्स में हैं, ठीक है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ कहने को यहाँ पे कॉलेजेस खुले हुए हैं, पर वो कॉलेजेस कितनी अच्छी आउटपुट दे रहे हैं वो हम सबको पता है। एक कॉलेज है स्लो के अंदर खुला हुआ है, उसकी अगर आप फील्ड्स देखोगे ना, वहाँ पे नशा दिखता है। तो करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या कोर्ट में जस्टिस मिलता है? कोर्ट में जस्टिस मिलता नहीं है, आपको लेना पड़ता है। इट डिपेंड्स अपॉन आपका एडवोकेट क्या कर रहा है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हुए हैं जहाँ पे जीते हुए केसेस को लॉयर्स हार के आए हैं। वाई? हमारा धर्मपुर का केस है, धर्मपुर के अंदर एनओसी की प्रॉब्लम है। उन्होंने जो एनओसी दी थी उसकी कोई प्रॉब्लम थी, वो उसको कोर्ट में लेके गए। उनका जो हाई कोर्ट के अंदर वकील था ना, वो उनको पहले पता क्या कह रहा था? राजपूत हूँ, मेरी मूंछ का सवाल है, तुम्हारे केस तो मैं हारने नहीं दूंगा तुम लोगों को, मैं तो ये कर दूंगा, हाई कोर्ट में जाके मैं वो कर दूंगा। ऑपोजिट क्रशर पार्टी उसके पास पहुंची, उसको पैसे खिलाए। जब केस लड़ने की बारी आई हाई कोर्ट में जाके वो चुप कर गया, बोला ही नहीं। और जो गांव वाले थे वो केस हार गए। मतलब कोर्ट्स में है करप्शन? जैसे पुलिस में तो नहीं सुन रहे कोई भी। नहीं, कोर्ट्स में इस तरीके की करप्शन नहीं होती। रीज़न बीइंग, कोर्ट के ऊपर जितना भी काम होता है ना, वो सारा का सारा कागज़ के ऊपर होता है। आपने अपनी पिटीशन में लिखा क्या है, आपने क्या कानून डाला है, क्या कहानी डाली है, उसके बेसिस में आप जज साहब से क्या चीज़ मांग रहे हो, ठीक है। जब सारा का सारा काम ही राइटिंग में हो रहा है तो उसके अंदर आप करप्शन कैसे कर सकते हो? अब दीपक भैया का केस लो, मेरा केस लो या हर्ष का केस लो, जिस तरीके से हमारे ऊपर केस बनाया गया था, हरोली में बातें चल रही थी 3 महीने से पहले इनकी अगर किसी की जमानत होगी ना, जुत्ती के अंदर पानी पिएंगे। 25 दिनों के अंदर हमने दीपक भैया की बेल कराई। वाई? बिकॉज उनकी पिटीशन में जो बातें लिखी गई ना, उस बातों के अंदर पूरी की पूरी कहानी बताई गई कि सर ये हुआ, उसका ये प्रूफ है, इस प्रूफ के बेसिस पे इनके ऊपर केस नहीं बनता, इनको जमानत दी जानी चाहिए। 17 पेज की पिटीशन थी। जज बोलते यार ये बेल की पिटीशन है, 17 पेजेस का क्या लिख के लेके आ गए इसके अंदर?
फिर उनको बताया कि जज साहब पूरा मैटर आपको बताएंगे तभी तो बेल मांगेंगे ना, ताकि आपको पता चले। हमारे यहाँ पे जो वकील हैं एक एक दो दो पेज के अंदर एक डिफ़ॉल्ट बेल पिटीशन लेके जा जाते हैं, उसी को रिजेक्ट करवा के ले आते हैं, और क्लाइंट बोलता है यार मुझे बेल पता नहीं क्यों नहीं मिली, जज बिक गया होगा। नहीं, जज के पास ठीक से मैटर पुटअप करो, वो आपकी बात को सुनते हैं। अब मैं एक पिटीशन लेके एक जज के सामने गया था, बहुत हाई लेवल के ऊपर, ठीक है। मेरी पिटीशन इतनी सही थी, मैं उस दिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे आज ही ऑर्डर मेरे हाथ में मिल जाएगा जो मुझे चाहिए था। जज ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, बोलते रोहित ये बताओ इसके अंदर ये कहाँ पे है, मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ पूछी ये बताओ, मैंने वो भी बता दी। तीसरी चीज़ उसने मेरे से पूछी, आपने अपनी पिटीशन के अंदर ये प्रेयर नहीं डाली कि इस चीज़ के बेसिस पे ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने कहा सर मैंने एक तीसरी प्रेयर डाली हुई है, उस प्रेयर के अंदर मैंने लिखा हुआ है पास एनी एंड सच ऑर्डर एज द ऑनरेबल जज फील्स गुड, कि अगर मैंने नहीं भी डाली तो मैंने तीसरी लाइन लिखी हुई है कि आपको जो ठीक लगता है आप वो दे दो, अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है तो मेरे को मेरी प्रेयर दे दो। उन्होंने मेरा केस डिस्पोज कर दिया। बोलते कि हमने इसको कहा था कि अपना केस अमेंड करके दोबारा से फाइल कर ले, ये हमारे साथ आर्गू करता रहा, इसका केस डिस्पोज ऑफ कर दो। पर उन्होंने एक लाइन लिख दी, वी हैव गिवन हिम द अपॉर्चुनिटी टू फाइल द करेक्ट पिटीशन। मैंने उसी चीज़ को, करेक्शन को ठीक करके दोबारा डाला और दोबारा पुटअप किया, वो एक्सेप्ट हो गया। जजेस वो करते हैं जो उनके सामने दिया जाता है उनको। लुक, कई लोगों ने मुझे बोला, बोलते दीपक भैया को बेल मिलने में 25 दिन क्यों लग गए, तेरे को बेल मिलने में 50 दिन क्यों लग गए, हर्ष को बेल मिलने में 40 दिन क्यों लगे। उसका रीज़न है, क्राइम होने के बाद जजेस के टेबल पे सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचने में टाइम लगता है, उसके बीच में एक प्रोसेस है, पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन करती है। जिस दिन जजेस के टेबल के ऊपर कागज़ पहुंचेंगे उस दिन पता चलेगा कि देर कितनी लगती है। जो 21-22 दिन लगे वो जजेस के पास नहीं लगे, जजेस के पास तो जैसे ही डॉक्यूमेंट पहुंचा उन्होंने 4 दिनों में ऑर्डर करके साइड पे कर दिया। बीच की प्रोसेस टाइम लेती है। हर्ष का केस 2 दिन के बाद लगाया, जज साहब के सामने आया, उन्होंने पढ़ा और अगले दिन ऑर्डर कर दिया, बेल ग्रांटेड। मेरा केस उसके बाद 50 दिन में क्यों लगा, क्योंकि मेरे केस को लास्ट मोमेंट तक एडिट करते रहे, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, कभी कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। जब वो डॉक्यूमेंट बन गए, अगर इतनी सी भी मिस्टेक हो ना तो डॉक्यूमेंट आपका कैंसिल हो जाता है। जब वो डॉक्यूमेंट बन गए और जजेस ने एक्सेप्ट कर लिए, रिलीफ मिलने में 1 मिनट लगा। सो डिपेंड करता है कि आपका लॉयर आपकी बात को ढंग से पुटअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, जज वैसे बिकते हैं। करप्शन के केसेस तो निकल के आए हैं। दिल्ली के अंदर एक जज हैं जिनके घर के अंदर से नोटों के बंडल ही बंडल निकले थे। तो इफ़ आई से कि नो, देन आई थिंक मैं झूठ बोल रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हुए हैं जहाँ पे जजेस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं। बट इतना इजी नहीं होता। मतलब ऐसा है कि अगर जैसे आप बोल रहे हो कि सब कुछ पेपर के ऊपर रिटर्न में होता है, ठीक है, अगर मेरे कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे होती हैं, कुछ चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे होती है। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ, एंड आई डिडंट मीन दिस एज अ डिसरिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, बट आई थिंक राइट टू फ्रीडम गिव्स मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लेट से मेरे ऊपर केस हुआ पड़ा है और मेरे पास पैसा बहुत है और मैं पुलिस से रन कर रहा हूँ कि मैं कहीं पे पकड़ा ना जाऊँ, ठीक है, और मुझे बेल चाहिए। अब या मान लो कि मैं जेल के अंदर ही हूँ। अब जेल के अंदर का एनवायरनमेंट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। मेरे पास पैसा है, मेरे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसा दे भी सकते हैं। ऐसे में जज के पास एक ऑर्डर जाता है, एक केस आता है, इसकी बेल पिटीशन है, इसको बेल दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। मैं अंदर तंग हूँ। जज मान लो बेल पिटीशन पढ़ने के बाद बोले आई हैव रेड द पिटीशन बट मैं अपना ऑर्डर 10 दिन बाद दूंगा। जो मैं अंदर बैठा हुआ हूँ ना, जो जेल के अंदर है, वो कर लाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि गंदे बाथरूम होंगे, 10-10, 12-12 लोगों के साथ, अपराधियों के साथ रह रहा होगा, पुलिस छित्तर मार रही होगी अंदर बैठ के या टॉर्चर कर रही होगी। वो अपने बाप को बोलेगा
छुड़वा क्यों नहीं रहे, छुड़वा क्यों नहीं रहे, छुड़वा क्यों नहीं रहे। जो बाप होगा ऐसे में सोचेगा चलो मैं पैसे देके सेट कर लेता हूँ। अब जो ऐसे केसेस होते हैं ना, मैंने सुना है कि उनके अंदर करप्शन होती है। वो तो चलो एक अलग चीज़ आ गया, मेरा मतलब है कि डिसीजन चेंज कर सकते हैं जज नहीं, पैसा लेके कि चलो नहीं। इसको फांसी की सज़ा, मतलब कुछ भी ये सज़ा। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। ओके। हर चीज़ के ऊपर लॉ बना हुआ है। फांसी कब देनी है उसकी भी कंडीशंस होती हैं, उम्र कैद कब देनी है उसकी कंडीशंस होती हैं, कितनी पनिशमेंट किस चीज़ के लिए मिलेगी वो भी दिया होता है। मतलब ये जजेस जब अपना डिसीजन इतना सवेयर देते हैं, उनको बोला जाता है कि अपना डिसीजन उसके राइटिंग में दो कि आपने क्यों वो डिसीजन लिया है। उसके बाद भी अब जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होती है, अगर मुझे ठीक से पता है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट फांसी की सज़ा नहीं दे सकती, उम्र कैद दे सकती है, पर अगर उसको फांसी की सज़ा देनी है तो पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है। तो ये नहीं है कि जजेस कुछ भी डिसीजन दे सकते हैं ना। नहीं, ये तो कर सकते हैं ना करप्शन के ऊपर की, जैसे किसी में होता है कि हम इसको पैसे की वो लगा सकते हैं या फिर हम इसे जेल कर सकते हैं। वो उसमें हो सकता है कि पैसे लेके उसको जेल की सज़ा कर दे कि इसको मैं फ़ाइन भी लगा रहा हूँ 1 लाख रुपए और इसके ऐसा साथ नहीं होता, नहीं होता वो भी। ऐसा नहीं होता। ओके। बिकॉज जजेस को सारा कुछ लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। अगर जजेस कोई गलत डिसीजन लेते हैं ऑन द फेस ऑफ जस्टिस, जो देखने में लगता है कि पूरा ही गलत है, उनके ऊपर हाई कोर्ट्स बैठी हैं, हाई कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट जब ये चीज़ें देखती है ना कि नीचे वाले जजेस गलत कर रहे हैं, वो रिप्रेमेंट करते हैं उस चीज़ के ऊपर, इंक्वायरीज बिठाते हैं। इतना ईजी नहीं होता। इसीलिए अगर करप्शन के केसेस होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कोई कुछ कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल बेल है। अब मान लो आप जज हो, आपको बोल दिया कि चलो 10 लाख रुपए ले लो, मेरे बच्चे की बेल जल्दी कर देना। आप उसको फर्स्ट इंस्टेंस में बेल दे दो, जहाँ पे आपने 10 दिन वेट करके देनी थी आपने जल्दी दे दी। लॉ के अंदर एक चीज़ है जो बहुत से लोगों को नहीं पता, लॉयर्स पैसा तब कराते हैं जब उनका क्लाइंट फंसा होता है। नॉर्मल रूटीन के अंदर इतना पैसा नहीं कमाया जाता जितना तब कमाया जाता है जब बंदा फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेल में चला गया या मैं कस्टडी में हूँ या मेरा ट्रायल चल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बंदा फंसा होता है। तो ठीक है रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बात करके। थैंक्स फॉर योर टाइम। तो बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला और बहुत कुछ ऐसा था आपके बारे में जो हमारी ऑडियंस को भी पता चलेगा, जो उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि 50 दिन कहाँ पे थे, आपके साथ क्या क्या हुआ। तो बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। बाकी और जो टॉपिक्स है वो फिर किसी और पॉडकास्ट में आपके साथ हम लोग ज़रूर फिर निकलवाने की आपसे कोशिश करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मच। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है या फिर आपके पास भी कोई ऐसा कंटेंट है आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक लेके आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, हमारे मेल, आप हमारे तक जरूर कॉन्टैक्ट करें। हम भी आपको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट जरूर बुलाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ एक और नए पॉडकास्ट में।